Good morning to everybody. Good morning, Shabia. Good morning, कन्हैया. बाकी लोग कहाँ हैं भाई? शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा या प्रीलिम्स 2027 का जो है स्पेशल बैच है ये. इसको हम लोगों को आज शुरू करना है. ठीक है, सब लोग जुड़ जाएं पहले, उसके बाद शुरू करते हैं इस बैच को लेकर. यशिका, जसविंदर, अभिषेक, बाकी लोग कहाँ पे हैं भाई? यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर जब हुआ तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में था कि क्या कोई ऐसा तरीका बचा है जिससे यूपीएससी की प्रेडिक्शन वाली चीज़ों को या जो अनप्रेडिक्शन की पॉलिसी वो अपना रहा है उसको टैकल किया जा सकता है. क्या कोई ऐसा वे है कि हम उसके माध्यम से चलें और आईएएस की मंजिल को हासिल कर सकें, या हमें अपना सपना जो है भूलना होगा. यूपीएससी हर साल अपनी इस तरह से अनप्रडिक्टेबिलिटी को बढ़ाता चला जाएगा और हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कभी टैकल नहीं कर पाएंगे. ये एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को देखना है कि क्या कोई ऐसा वे है जिस वजह से जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टैकल किया जा सकता है ना? क्या इस तरह का कोई रास्ता है? तो उसी रास्ते को आज हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे और प्रीलिम्स प्रहार बैच 2027 को डिजाइन किया गया है उसी फॉर्म में. ये बैच आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. बशर्ते मैंने हर साल जब क्लास शुरू होती है सबसे पहली चीज मैं यही बोलता हूं कि मैं या कोई भी टीचर आपको आईएएस तब तक नहीं बना सकता जब तक आप खुद आईएएस बनना ना चाहें. आप कहेंगे सर हम तो बनना चाहते हैं. सिर्फ बनना चाहने से आप आईएएस नहीं बन सकते. जब तक 100% फोकस आपका तैयारी में नहीं रहेगा तब तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा. अगर आप अपनी घर की दुविधाओं में फंसे रहेंगे, अगर आप जो है अपनी इन चीजों में फंसे रहेंगे कि भाई कोई भी इशू हो सकता है, आपके फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, है ना, रिलेटिव, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों में अगर आप फंसे रहेंगे आपका फोकस कभी भी 100% नहीं हो पाएगा. और 100% फोकस नहीं होगा तो फिर इस एग्जाम को टैकल करना मुश्किल है. गुड मॉर्निंग जसविंदर, लेट हो आप, है ना? टाइम से बोला था ज्वाइन करने के लिए, सब लोगों को टाइम से ही ज्वाइन करना है. दूसरी बात ये है, अब मैं बात कर रहा था, पहली बात मैंने आपके लोगों पर रखी है, 100% फोकस की डिमांड इस बैच के अंदर होगी. पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो. आप खुद जानते हो कि अगर पिछले कुछ सालों से आप तैयारी कर रहे हो, इस चीज की कमी रही होगी, इसीलिए सिलेक्शन अभी भी दूर है. दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स प्रहार बैच किस तरह से यूपीएससी की यात्रा को तय करेगा. और इस बैच में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको उतना कुछ इस बैच के अंदर मिलने वाला है. नॉर्मली कभी कोई क्लास शुरू होती है या कोई बैच शुरू होता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि आपको जो है कंटेंट मिलने वाला है. ठीक है ना? पहली बात कहते हैं कि आपको कंटेंट मिलेगा. दूसरी बात कही जाती है कि भाई प्रीलिम्स प्रहार का बैच शुरू हो रहा है तो हो सकता है, मान लो कोई भी कहीं भी बैच शुरू हो रहा है तो उसमें कहा जाता है कि भाई आपको टेस्ट भी मिलेंगे. ठीक है, इस तरह की बात कह दी जाती है कि आपको टेस्ट भी मिलेंगे. ठीक है, टेस्टिंग भी मिल गई आपको, कंटेंट मिल गया, टेस्टिंग मिल गई. उसके अलावा कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या पीडीएफ मिलेगा क्या इसमें कोई? तो मान लो कोई कह देता है कि हाँ पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी. ठीक है. उसके अलावा कोई कहेगा कि डाउट सेशन मिलेंगे क्या, तो बोले डाउट सेशन भी मिल जाएंगे. लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि प्रीलिम्स प्रहार बैच के अंदर ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको नहीं मिलने वाली है. आप कहोगे सर ऐसा क्या है इस बैच के अंदर, क्या कुछ मिलने वाला है? देखो, सबसे पहली चीज, जैसे कंटेंट की क्लासेस तो पहले होती रही हैं तो सीधे तौर पे कंटेंट की क्लास तो होगी नहीं. ये नेगेटिव बात है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये बैच है थोड़ा एडवांस लेवल का बैच. अगर आपको कंटेंट को प्रिपेयर करना है, बेसिक तरीके से प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी से शुरू करके प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए बेहतरीन बैच है फाउंडेशन का बैच. आपको उस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए, सीधी बात है ना? अगर आपके पास समय है 17-18 महीने का तो आप फाउंडेशन के बैच को करो. और अगर आपको कंटेंट चाहिए बेसिक से लेकर एडवांस तक तो वो बैच सबसे बेहतरीन है. प्रीलिम्स को लेकर स्पेसिफिकली कंटेंट चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच से बेहतर कोई बैच नहीं है. वो आपका हर सब्जेक्ट का डाटा पूरा कर देगा. वो बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा है, किसी बच्चे को लेना हो तो वो ले सकता है.
फाउंडेशन की क्लास लाइव चलती रहती है। तीसरी बात है, तो इस बैच में क्या है, इस बैच में सीधे तौर पर कंटेंट की क्लास नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट इसमें मिलेगा। जो एक डाउट रहता है ना बच्चों को कि सर कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। किस तरह का कंटेंट मिलेगा? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट करता हुआ कंटेंट पूरा ही मिलेगा। क्या 100% मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा। आप कहेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीलिम्स के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक सब्जेक्टिव सारी चीजें, जैसे पॉलिटी आपका एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर, ये सारे सब्जेक्ट के हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर मतलब हर चीज का आपको एक स्पेसिफिक पीडीएफ दिया जाएगा। आप कहेंगे सर नॉर्मली आप क्लास में लिखाते रहे हैं, तो इस बार पीडीएफ पे ध्यान दो। जितना मुझे लिखाना था मैंने लिखवा दिया, आपकी स्पीड बढ़ गई है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। अब फंस रहा है प्रीलिम्स, तो उसको सबसे ज्यादा ध्यान देके हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहली चीज, पीडीएफ के फॉर्म में कंटेंट मिलेगा, लेकिन ये पीडीएफ नॉर्मल पीडीएफ नहीं होगी। इसके अंदर ये नहीं होगा कि सिर्फ पॉलिटी का, मैंने आपको कहा कि भाई ये जो देखो ये कंटेंट है, ये बना के, जैसे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग की पीडीएफ फाइल आती है, उस तरह की फाइल मैंने आपको दे दी और आपको लगा ठीक है सर ये तो ऑलरेडी अवेलेबल था ही, आपने इसमें क्या नया किया। इसके अंदर जैसे मान लो मैं एक सब्जेक्ट की बात लेता हूं, मान लो पॉलिटी की एक पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाली है, ठीक है, पॉलिटी की मान लो पीडीएफ फाइल आपको मिलती है, तो उस सिचुएशन में उसके अंदर क्या कुछ होगा। पॉलिटी की मान लो मैं कहूं आपको कि पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, उसके अंदर मिलेगा क्या क्या। एक तो उसके अंदर सबसे पहली चीज तो आपका शेड्यूल होगा कि आपको पढ़ना कैसे है पॉलिटी के अंदर, पहली चीज। दूसरा, पॉलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, उसका फ्लो चार्ट। तीसरी चीज, पूरा कंटेंट जो रेलिवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, और ऐसे नहीं कि भर के पूरी जो है लक्ष्मीकांत की तरह एक बुक आपको दे दी, ऐसा नहीं। आपको पता है मैं वैसे भी इस तरह का कंटेंट कभी नहीं देता, मैं देता हूं बहुत लिमिटेड पेज का कंटेंट, जिसको आपको पढ़ने से सीधे सवाल भी देखने को मिलते हैं। इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आप उन पीडीएफ फाइल से मैच कर सकते हैं जो अंतिम प्रहार बैच के अंदर भेजी गई थी, ठीक है। तीसरी चीज, कंटेंट तो होगा ही उसके अंदर। चौथी चीज, मतलब कंटेंट पूरा नोट्स के फॉर्म में, सारे सब्जेक्ट जो टॉपिक आपका है पॉलिटी के अंदर, पहले से लेकर हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से लेकर जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, वैधानिक आयोग हैं, लेटेस्ट कुछ कोई अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। लास्ट के अंदर उसके अंदर क्या होगा, स्पेसिफिकली पॉलिटी को लेकर जो टेक्निक्स हैं, है ना, पॉलिटी के पेपर को डील करने के लिए जो टेक्निक्स, उन टेक्निक्स को भी उसी के अंदर रखा जाएगा। मतलब वही एक पीडीएफ फाइल आपके लिए पॉलिटी का रामबाण होगी। मैंने इसलिए कल भी कहा था कि ये बैच, प्रीलिम्स प्रहार बैच 2027 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए रामबाण बैच होने वाला है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अब अगली बात आती है कि क्या सिर्फ उसके अंदर पॉलिटी की टेक्निक्स होगी? नहीं, उसके अंदर पीवाईक्यू भी होगा। उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से पीवाईक्यू जो हैं सॉल्व हुए हैं, है ना, किस तरह से यूपीएससी ट्रैप करता है। जैसे आप लोगों को पता होगा इस बैच के अंदर ही मैंने, हालांकि अभी पहले सबसे पहले पिलर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कंटेंट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, उस कंटेंट के अंदर क्या होगा, क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्शन का क्लास है। सबसे पहले जो बैच शुरू हो रहा है उस बैच के अंदर होगा क्या, वो आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको कुछ चीजें इतनी खूबसूरत दिखाने वाला हूँ, 2026 के कुछ क्वेश्चंस पेपर वो आपको इसमें दिखेंगे। फिर एलिमिनेशन को लेकर हम क्या करने वाले हैं उसके चार्ट हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई जो हमारा टाइम टेबल है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग ब्राउचर मैंने आप लोगों को सेंड किया था टेलीग्राम ग्रुप में, उसको लेकर किस तरीके से मैंने चीजें प्लान की हैं, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली के साथ, बिना फोकस को डाइवर्ट किए इस क्लास के ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब बात ये आती है कि पॉलिटी को लेकर अगर मान लो मैं एक बात कहूं कि एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं, कंटेंट क्या है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो, फिर उसका पूरा नोट्स, फिर उसके बाद में पॉलिटी की टेक्निक्स जो स्पेसिफिकली पॉलिटी में इंप्लीमेंट होती हैं। ऐसी नहीं कि हर टेक्निक हर सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट हो जाए, सब्जेक्ट वाइज टेक्निक्स हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद पीवाईक्यूज उसके अंदर जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब बात आती है, ये इस तरह से सारे ही सब्जेक्ट होंगे, मतलब इवन आप मान के चलो कल्चर तक का भी सब्जेक्ट इस बार, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने बहुत सारे सवाल कल्चर से पूछे हैं, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश होगी। आईआर की फाइल, सारी फाइल्स जो हैं आपको एक एक करके सब्जेक्ट की दी जाएंगी, ठीक है जी। पहली बात तो कंटेंट का स्ट्रेस आपका हो जाएगा खत्म, लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ बना बनाया रेडीमेड फॉर्म में बड़ा खूबसूरत फाइल के तौर पर आपको मिलेगा।
ताकि उन फाइल को बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि देख के भी आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है जी, फर्स्ट थिंग हो गई क्लियर। अब दूसरी बात है, उसके अलावा इस बैच के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है यूपीएससी में टेस्टिंग। देखो क्या है, ये बैच स्पेसिफिकली प्रीलिम्स प्रहार का बैच, ये टेस्टिंग का बैच है। आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कंटेंट है, अब टेस्टिंग क्या है? कंटेंट आपको मिलेगा रेडीमेड फॉर्म। ठीक है, कब कब कौन कौन सा कंटेंट मिलेगा वो तो मैं क्लासेस के अंदर आपको बता जाऊंगा। लेकिन दूसरा यहाँ पे मेन बैच है ये टेस्टिंग का, जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी की सारी किताबों को शामिल करते हुए जो अंतिम प्रहार के नोट्स आप लोगों को मिले हैं। किसी बच्चे के मन में होगा सर मैंने तो अंतिम प्रहार कभी ज्वाइन नहीं किया, तो जिन बच्चों ने अंतिम प्रहार ज्वाइन नहीं किया होगा उनको अंतिम प्रहार के नोट्स मिलेंगे अगर वो प्रीलिम्स प्रहार बैच को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अंतिम प्रहार के नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स आपके एडवांस लेवल के नोट्स हैं, मतलब आपको एनसीईआरटी की टेस्टिंग देनी है, उसके बाद अंतिम प्रहार के जो नोट्स हैं उसकी टेस्टिंग होगी। इसके अलावा वैसे तो कोई ऑथेंटिक सोर्स बचता नहीं है जब मैं कंटेंट करवा देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ एडवांस बुक्स हैं, उन बुक्स को लेकर बच्चों के मन में तसल्ली तब तक नहीं आती जब तक वो उसकी टेस्टिंग ना दे। तो मैंने इस तरह का भी प्लान किया है कि जो मेन मेन किताबें हैं जैसे स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए या लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, इस तरह की किताबों को भी एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपके मन में एक संतुष्टि रहे कि हाँ आपने इन किताबों को पढ़ा है। कल को कोई आपको ये ना कहे कि ये किताब आपकी छूट गई है। टेस्टिंग के फॉर्म में उसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन उसका, एक या दो दिन ऐसे ऐसे करके उसका पूरा टेस्ट ले लेंगे। वैसे कंटेंट सारा वही है जो अंतिम प्रहार बैच के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, लेकिन टेस्टिंग का एकदम ऐसा नहीं है कि टेस्ट जो है जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर क्या होता है बच्चों की, भाई आपने सेक्शनल 2-3 पॉलिटी के टेस्ट दे दिए तो खत्म हो गई कहानी, अब पॉलिटी कुछ नहीं होना है। क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज आप उठा के देख लो उसके अंदर ऐसा ही है, शुरू के 2-3 टेस्ट पॉलिटी के, फिर 2-3 टेस्ट हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमी, ऐसे करते करते 20-25-30 टेस्ट वो ले लेंगे, लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, काम खत्म हो जाएगा टेस्ट सीरीज में। हम वैसे नहीं करने वाले, हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे? शेड्यूल ऑलरेडी आप लोगों के पास है, मैं अभी दिखाऊंगा भी आप लोगों को कि शेड्यूल के अंदर क्या कुछ है। पहले क्लास वाइज हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं पॉलिटी का, क्लास वाइज। जैसे मान लो 6, 7, 8 की बेसिक मैंने उसको भी इन्वॉल्व कर दिया है। लोग 9 से पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा क्यों ना एक बार 6, 7, 8 पे भी एक नजर डाल दी जाए। तो 6, 7, 8 से हम लोग टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे, एक ही क्लास में तीनों किताबों को करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 9, 10, 11, 12 पॉलिटी की पूरी एनसीईआरटी की टेस्टिंग होगी। उसके बाद जो है पॉलिटी की एडवांस लेवल की टेस्टिंग, उसमें अंतिम प्रहार के नोट्स और जो किताब है स्पेसिफिकली जो किताब उसके लिए एडवांस होगी उसकी टेस्टिंग करवाई जाएगी। ये पॉलिटी का पहला शेड्यूल है। इसके बाद ऐसा नहीं कि पॉलिटी खत्म हो गई, ये तो पूरा एनसीईआरटी प्लस एडवांस का टेस्टिंग हो गया। उसके बाद ऐसे ही ज्योग्राफी का शुरू होगा, 6 से स्टार्ट करके पूरी 12th क्लास तक ज्योग्राफी को हम लोग करेंगे। इसी तरीके से जो इकोनॉमी की किताबें हैं एनसीईआरटी की 9, 10, 11 वाली, वो सारी जो है उसके अंदर उसको कवर किया जाएगा। इसी तरीके से जो है आपका जो है हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है 6 से लेके इवन उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत उसका भी चीज़ें आपको, हालांकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो नहीं आती, लेकिन यूपीएससी आजकल जो है कुछ चीज़ों को लिंक कर दे रहा है ना। जैसे मान लो आईआर के कई सारे क्वेश्चन जो है ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर लिंक कर दी जा रही हैं। उस पॉइंट से मैं आपको कुछ कुछ टेस्ट उसके भी करवाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग यशिका, लेट हो गए, 10 बजे क्लास थी, आपको टाइम से आना चाहिए। गुड मॉर्निंग निखिल। तो आपको ये देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर मेन चीज है टेस्टिंग, जो एनसीईआरटी की हर किताब से लेकर धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक जाएगी। पूरा प्लानिंग ब्राउचर है। जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे ना, इस बार यूपीएससी चेयरमैन ने भी अपने जो पोस्ट डाली थी उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक सोर्स है और सबसे पहला ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी को हम एकदम पूरा जो है उसके एक्सरे हो जाएंगे, प्लस अंतिम प्रहार के नोट्स के एक्सरे हो जाएंगे। अंतिम प्रहार के नोट्स तो आपको दिए ही गए थे, लेकिन इसके साथ जो है मैं इस बार स्पेशल पीडीएफ की फाइलें जो देने वाला हूँ, वो फाइल आपके लिए रामबाण होगी। उस फाइल को पासवर्ड के साथ सेव करके आप लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, पासवर्ड आप लोगों के साथ जो है सेव होगा, उसके साथ आपको वो बैच जो है दिया जाएगा, ताकि वो फाइल सिर्फ और सिर्फ आप देख सके, कोई और ना देख सके। कल को वो फाइल कोई और बच्चा शेयर भी कर देता है तो उसका पासवर्ड जो है समय टू समय अपडेट होता रहेगा, ताकि वो फाइल कोई भी ओपन करके ना देख सके। ठीक है ना, एकदम मतलब आप ये मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंस प्रहार बच्चों के लिए ही ये कंटेंट रहने वाला है, किसी भी और बच्चे के लिए कंटेंट नहीं रहेगा। क्योंकि जिन बच्चों ने डिलाइट आईएएस पर ट्रस्ट दिखाया है, भरोसा दिखाया है, उनके लिए इस बार सब कुछ ही मिलने वाला है। इस बार सिलेक्शन जो है आपका हर हाल में होगा, मेरी इस बात को नोट डाउन करके रख लो। कंडीशन एक ही है, जो जो कहूं, जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे आप लोगों को करना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि पहले भी कई बार ये चीजें कही गई, लेकिन आप लोगों ने की नहीं,
है ना, रिवीजन आप लोग अच्छे से करते नहीं हो, टेस्टिंग पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हो, डाइवर्ट आप लोग हो जाते हो, उसके चलते चीजें फंस जाती हैं। लेकिन इस बार डाइवर्ट होने का मौका ही नहीं। क्यों? क्योंकि टेस्ट पहले क्या होता है कि जब क्लास होती है ना, क्लास होती है तो क्लास के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है कि आप डाइवर्ट हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकी चीज इसमें देखोगे तो डाइवर्ट होने का मौका ही नहीं। समझ रहे हो? इसमें डाइवर्ट होने का मौका ही नहीं, क्योंकि हर क्लास में टेस्ट होना है। अब ये हो गया, पहला पिलर था कंटेंट, उसकी बात हमने कर ली। मिलेगा, बहुत खूबसूरत तरीके से मिलेगा, विद टेक्निक्स के साथ मिलेगा, ठीक है जी। और दूसरी चीज हो गई आपकी टेस्टिंग। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार बच्चों के मन में आता है सर करंट अफेयर का क्या। मैंने आपको शुरू में क्या कहा, जब बैच शुरू हुआ तो मैंने कहा प्रीलिम्स प्रहार बैच में सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ जो प्रीलिम्स के लिए रिक्वायरमेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ आपको प्रीलिम्स प्रहार बैच के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, ये बैच बहुत स्पेशल बैच है, बहुत खूबसूरत बैच होने वाला है, आप देखिएगा इसको। करंट अफेयर के लिए क्या है, पहली चीज तो ये है कि वीकली मैगजीन जो है डिलाइट आईएएस की अब रेडी हो रही है, मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो वो मैगजीन आपको मिलेगी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है वीक का तैयारी, है ना। वीकली आपको, उसमें भी आपको कुछ लिखना नहीं, पीडीएफ मिलेगी, सिर्फ देखना है, डिस्कशन आपका होता रहेगा, लेकिन आपको उस पीडीएफ को देखना है, वो आपका कंटेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो पहला स्ट्रेस खत्म। फिर वही वीकली मैगजीन जो चार, अच्छा वो वीकली मैगजीन की खूबसूरती क्या है, उसमें सिर्फ 10 पेज होंगे वीकली में। मतलब आप किसी भी मैगजीन को उठा के देखोगे ना, तो आपको दिखेगा जैसे बड़े बड़े ब्रांड की जो मैगजीन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन मैगजीन के अंदर जो पेजेस हैं वो 150 प्लस पेज है मंथली। लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो 4 वीक के कितने पेज होंगे, 10 10 10 10, मतलब 40 पेज की ये मैगजीन होगी आपकी मंथली। मुझे नहीं लगता कोई भी इंस्टीट्यूट जिनके बड़े बड़े नाम हैं वो 10 पेज के अंदर वीक के अंदर प्रीलिम्स और मेंस का करंट अफेयर आपको दे दे। तो डिलाइट आईएएस आपको पहला वैसा मंच बनने वाला है जो आपको इस तरह का कंटेंट देगा। तो पहली बात वीकली, और मैंने वो बैच का अनाउंसमेंट भी किया है, आप लोगों ने स्टेटस के थ्रू उसको देखा भी होगा। बैच नहीं है वो आपको प्रीलिम्स प्रहार बैच के साथ ही मैगजीन मिलने वाली है। वीकली हो गया, मंथली हो गया। उसके अलावा क्या, लास्ट के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पॉलिटी की स्पेशल फाइल, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ये जो फाइल मिलेगी, उसके साथ आपको एक करंट अफेयर की खूबसूरत फाइल मिलेगी, जिसके अंदर मंथली करंट अफेयर को आपके सामने दिया जाएगा। समझे मेरी बात? जो मैगजीन आपको मिल रही है वो तो है ही है, उसके अलावा एक पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी जिसके अंदर पूरे 1.5 साल का वो होगा करंट अफेयर, जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक। ये पूरे अगर आप देखोगे इसको कि 14-15 महीने का जो करंट अफेयर है, ये सारा एक ही फाइल के अंदर आपको जो है ज्वाइन करके या उसमें मर्ज करके आपको दिया जाएगा। ये फाइल भी आपको लास्ट के अंदर मिलेगी, और मेरी कोशिश होगी कि इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाए, ताकि दिसंबर तक आते आते आपको जो है पिछला जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कंटेंट मिल जाए, ताकि आप उसको याद करके रखें। लास्ट के 4 मंथ का जो है वो आपको लास्ट के अंदर दे दिया जाएगा। वो पेपर से 1 महीने पहले भी मिलेगा, तब भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था क्या क्या हो गया। एक, आपका जो स्टैटिक कंटेंट है वो आपका डन हो गया है। दूसरा जो है आपका करंट अफेयर है वो आपका डन हो गया है। तीसरा है आपकी पूरी टेस्टिंग जो है वो इसके अंदर डन हो गई है। अब चौथी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब के साथ क्या, इलिमिनेशन टेक्निक्स। इसको आप इलिमिनेशन टेक्निक्स कह लो, इसको आप कॉमन सेंस कह लो, इसको आप मास्टरी कह लो, प्रीलिम्स पेपर को अटेम्प्ट करने की, ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है। अगर आप लोगों ने प्लानिंग ब्राउचर को अच्छे से देख लिया होगा तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में, कल पहली उसकी क्लास है, बीच बीच में कुछ क्लासेस रखी गई हैं, तकरीबन 10 से 15 क्लास का प्लानिंग है मेरा इलिमिनेशन मास्टरी को लेकर। ये 15 क्लास एक साथ नहीं होगी ताकि आपका शेड्यूल ना खराब हो। आप देखेंगे प्लानिंग ब्राउचर में तो आपको देखेगा एक हफ्ते 10 दिन के बाद एक क्लास है, फिर एक सब्जेक्ट शुरू होता है उसके साथ एक क्लास है। ऐसे करते करते हम लोग 10 से 15 क्लासेस करने वाले हैं। लास्ट में 2-3 दिन तो लगातार मैं इसी पे ही काम करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा ये, क्योंकि इस बार जैसे यूपीएससी 2026 का पेपर पूछा, उसमें एलिमिनेशन बहुत लगा, तो उसमें कंटेंट तो लगा ही लगा, जितना नॉलेज आपके पास था उसको आपने इंप्लीमेंट करना था। उसके अलावा आपका जो है उसमें एलिमिनेशन बहुत काम किया। ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि अगर 2027 में मान लो यूपीएससी इसी तरह का खेल करता है, तो 100 के 100 क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से कैसे डील कर सकते हो। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉलेज तो ऑलरेडी आपके पास है ना। नॉलेज तो इतना ज्यादा हो जाएगा प्रीलिम्स 2027 से पहले पहले टेस्टिंग करने के बाद। नॉलेज असल में आता है टेस्टिंग के बाद।
कंटेंट लिखने से नॉलेज नहीं आता बच्चों, कभी भी देखिएगा, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। टेस्टिंग जब एक एक एनसीईआरटी की टेस्टिंग हो जाएगी, आप खुद एक एक एनसीईआरटी को पढ़ चुके होंगे, तब आप खुद सोचो कि आपके अंदर किस लेवल का नॉलेज इंक्रीज होने वाला है, किस लेवल का कंटेंट आपका जो है ब्रशअप रहेगा। क्योंकि कंटेंट पढ़ा आपने एनसीईआरटी को, टेस्ट दिया, टेस्ट देने में आपको पता लगा कि यार मैंने कैसे पढ़ा था एनसीईआरटी को, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। और अगर मान लो आपके मार्क्स जितने क्वेश्चन पूछे गए उसमें आपके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, तब आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जब मैं यहाँ पे टॉप कर सकता हूँ, तो फिर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टॉप क्यों नहीं कर सकता। समझे मेरी बात। तो ये कंटेंट आपके पास फुलफिल रहेगा, और मैं आपको इस लेवल तक ले जाऊंगा कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स के माध्यम से करने हो, तो कैसे आप कर सकते हो, कैसे उसको डील कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक्स की पूरा चीजें जो है आपको इसी बैच के अंदर मिलने वाली, एक एक करके क्लास करवाऊंगा, और उसके साथ एंड में आप देखोगे कि आपको प्रॉपर उसकी एक अलग फाइल भी मिल जाएगी, और साथ में मैं सोच रहा हूँ उसको सब्जेक्ट के साथ ही अटैच कर दूं। जैसे पॉलिटी की चीजें हैं तो वो उसके साथ, हिस्ट्री की जो चीजें हैं वो उसके साथ, जो एलिमिनेशन हिस्ट्री में लगता है, किन किन चीजों को लेकर यूपीएससी हिस्ट्री में ट्रैप करता है, किन किन चीजों को लेकर यूपीएससी इकोनॉमी में ट्रैप करता है, ये सारी चीजें आपको उन्हीं फाइल्स के साथ मिलेंगी। एक अलग फाइल में टेक्निक्स को लेकर भी दे दूंगा, ताकि जैसे ही प्रीलिम्स में एंटर हूं उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप सिर्फ उसी फाइल को देख लें और तब अंदर जाएं, ताकि आपका माइंड उन चीजों को वहां पर जाकर इंप्लीमेंट कर सके। गॉट इट। ये हुआ। उसके अलावा भी कुछ बचा है इसमें, एक चीज बची है क्या, आपको इसके अंदर पीआईबी की भी एक बेहतरीन फाइल मिलने वाली है। जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक पीआईबी का कंपाइलेशन होगा। वो यूपीएससी ने पीआईबी से बहुत सारे सवाल 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे हैं। मैं आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत कर देना चाहता हूं, बिल्कुल निश्चिंत कर देना चाहता हूं। वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है पीआईबी को लेकर, कहीं से कोई वीडियो नहीं देखना है। जैसे लोग इस समय बहुत लगे पड़े हैं, डेली पीआईबी की न्यूज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। ठीक है, खुद से आप कुछ देखना चाहो वेबसाइट तो देख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका अपना स्ट्रेस लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो टेस्टिंग मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करना है। पीआईबी मेरा स्ट्रेस है, मैं कैसे आप लोगों को उसकी फाइल तैयार करके देता हूं, उसी के अंदर जो सवाल यूपीएससी पूछेगा उससे एक भी बाहर नहीं होगा, इस चीज का मेरा दावा आप लोगों के साथ। तो पीआईबी की अलग फाइल, वो मैं करंट अफेयर में, लोग क्या करते हैं ना, करंट अफेयर कहां से लिया गया, पीआईबी से लिया गया है, न्यूज़पेपर से लिया गया, ऐसा नहीं है। जो न्यूज़पेपर का करंट अफेयर होगा वो आपको मिलेगा एक अलग करंट अफेयर की फाइल में, लेकिन स्पेसिफिकली पीआईबी वो आपको मिलेगी एक अलग फाइल। वो भी मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स प्रहार बैच। तो मुझे लगता है, अब मुझे आप खुद से ये सोचकर बताओ, क्या आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो सकती है? कोई बात नहीं, अभिषेक को देखते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू आ रहा होगा, उसको क्लास के बाद देख लेंगे। अभिषेक क्या यशिका, आप अभिषेक को बोलिए कि लाइव सेक्शन में जाके क्लास देखें, बैच शो नहीं होगा, क्योंकि जो है चीजें अलग हैं। उसको बोलो कि लाइव क्लास में जाके ना, लाइव सेक्शन जो होता है एप्लीकेशन का उसके अंदर जाके देखे, क्लास ओपन हो जाएगा। एक बार यशिका अभिषेक को ये बात बता दो, ताकि वो भी क्लास ज्वाइन कर ले। ठीक है। अब हमने बात की कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अगर हम इस तरीके से डील करते हैं तो क्या लगता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रुक सकता है? किसी भी हाल में नहीं रुकेगा बच्चों। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट इस बैच की ये होने वाली है, इस बैच के अंदर जो बच्चे रहेंगे उनको स्पेसिफिकली प्लान बी के लिए तैयार करना वो भी मेरी जिम्मेदारी है। आप ये मान के चलो कि मेरी कोशिश ये है, मैंने ये बात अभी नहीं कही, प्रीलिम्स से जितनी वीडियोस आई हैं यूट्यूब पे आफ्टर प्रीलिम्स, उसमें मैंने ये बात बार बार कही कि मेरी कोशिश ये है कि अगले साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आपके हाथ में एक जॉब हो। अब जैसे मान लो कई बार यूट्यूब के लिए आप उतना काम नहीं कर पाते हैं, कोशिश तो मेरी रहती है कि हर बच्चे के लिए वो चीज़ें अवेलेबल हो, लेकिन प्रीलिम्स प्रहार बैच का जो स्पेशल ग्रुप बनने वाला है आज, उस ग्रुप के अंदर उन बच्चों को वो सारे एग्जाम्स टाइम टू टाइम बताए जाएंगे, जिन एग्जाम्स को देकर वो प्लान बी को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि अगले साल प्रीलिम्स से पहले उनके हाथ में एक जॉब हो। जैसे यशिका हाई कोर्ट का एक एग्जाम देने वाली है, उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं, कोई यूपीपीसीएस जो है इसी बैच में से 3 से 4 बच्चे अभी तक जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो यूपी पीसीएस उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो मैंने उनको कह दिया है कि यूपी पीसीएस को लेकर करंट अफेयर का कंटेंट जो है मिलेगा आपको। अंतिम प्रहार बैच का कंटेंट उनके स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस को लेकर एक अलग फाइल में प्रिपेयर कर रहा हूँ स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस के लिए, और ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल उसमें बहुत पूछता है वो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ज्योग्राफी और साइंस
उसकी एक अलग फाइल तैयार करके यूपी पीसीएस के बच्चों को इसी बैच के अंदर दी जाए। अलग से उसको यूपी पीसीएस का बैच आपको ज्वाइन नहीं करना है ना। प्रीलिम्स प्रहार बैच के जो बच्चे होंगे उनको यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, कुछ भी जो भी प्लान बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो पाएगा वो इसी ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपका सिलेक्शन मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बैच के अंदर रहेगी, और सिर्फ यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं, उसके अलावा जितने एग्जाम्स उससे पहले होने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत सारी चीजें शेयर की हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन इस बैच में अब मेरी प्राथमिकता होगी कि कम से कम ये जो बच्चे हैं इनको हर तरीके से गाइड करके ज्यादा नहीं दिसंबर तक, जनवरी तक एक जॉब दिलवा दी जाए, और नहीं तो कम से कम अगले साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले इनके हाथ में एक जॉब हो, उसके साथ ही ये लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को दें। और प्रीलिम्स किसी भी हाल में नहीं रहेगा, इस चीज को आप नोट डाउन करके रख लो, गारंटी मेरी है। और आपकी गारंटी इतनी है कि आप आज से लेकर 10 अगस्त से लेकर 23 मई 2027 तक अपना फोकस नहीं टूटने देंगे। इस चीज की गारंटी आपकी होनी चाहिए। यहां से लेके आज 10 अगस्त 2026 का दिन है, मैंने बोला था सुबह 10 बजे क्लास शुरू होगी। कल रात को हालांकि एप्लीकेशन के चलते लेट हो गई चीजें, लेकिन क्लास सुबह 10 बजे मैंने शुरू करवा दी। तो आप ये मान के चलो कि प्रीलिम्स प्रहार बैच को लेकर हम कितना ज्यादा सीरियस हैं। 2027 के 23 मई तक आप लोगों को अपना फोकस नहीं टूटने देना है। हो सकता है आप कोई और भी क्लास कर रहे हो सकता है आप कोई और भी चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से चाहता हूं, इस क्लास का जो टारगेट होगा उसको सर्वोपरि रखना है। समझे मेरी बात? ये नहीं करना है कि इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फिर आप अपनी फेलियर के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं नहीं हूंगा। अगर आप अपनी तरफ से 100% देते हैं तो मुझे लगता है आपको ना नवंबर दिसंबर तक फील होने लग जाएगा कि हम रेडी हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इस चीज को आप मान लो, नवंबर दिसंबर तक मैक्सिमम टेस्टिंग तो वहीं तक ही खत्म हो जाने वाली है। उसके बाद तो फिर मैं आपको करंट अफेयर, पीआईबी, इन सबको लेकर क्लास करवाने वाला हूँ। ठीक है मेरी बात? ठीक है, तो इस चीज को लेकर आपको समझने की आपको जरूरत है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2027 आपका होगा ही होगा। उससे पहले मैं आपको कोई ना कोई प्लान बी भी देने वाला हूं। इस आज जो ग्रुप बनने वाला है व्हाट्सएप पे, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें शाम तक भी देखने को मिलेंगी। अब हम लोग बच्चों को चीजें देखते हैं कि प्रीलिम्स 2026 के जो सवाल थे उसके अंदर क्या ऐसी चीजें थी जिसको हम टैकल नहीं कर पाए लेकिन हम लोग टैकल कर सकते थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर इस बैच का प्लानिंग ब्राउचर भी डिस्कस करेंगे और एलिमिनेशन वाली चीजें भी कैसा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा रहेगा क्लास, क्योंकि 2 घंटे की क्लास डेली रहेगी ये, है ना। मतलब हर 3 दिन होगी वीक में क्लास, मंडे को, वेडनेसडे, फ्राइडे को। आप कहीं भी हो लेकिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह 10 से 12 आपको मुझे टाइम देना ही देना है। लाइव क्लास में रहो क्योंकि टेस्टिंग लाइव होगी, आपके सामने होगी, जो आपने पढ़ा होगा उसी के अंदर से टेस्टिंग होगी। बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है, बस आपको करना है, आपको क्लास नहीं छोड़ना है। अगर आईएएस बनना चाहते हो तो करोगे, अगर नहीं बनना चाहते हो फिर मर्जी आपकी है। अब देखो ये सवाल यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा, मैं आपको वो सवाल बताऊंगा जो सवाल लोगों ने बहुत हवाबाजी की है कि ये तो सॉल्व ही नहीं होते हैं, ये आते नहीं हैं। बिल्कुल आसान तरीके से इन सवालों को आप डील कर सकते हैं। जिस दिन इस बैच का अनाउंसमेंट हुआ था उसकी वीडियो यूट्यूब पे रखी है, उसमें भी मैंने बहुत सारे सवाल दिखाए हैं। आज भी मैं आपको कई सारे सवाल, वो वाले सवाल नहीं है, ये अलग सवाल है, तो मैं दिखाने वाला हूं। आप देखो, आपको ऐसे हलवा लगेंगे, ये सवाल कुछ भी नहीं है इनके अंदर। कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको भर के कंटेंट याद होना चाहिए तब आप इस सवाल को डील कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। एससी और एसटी के बारे में बात हो रही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में आदिवासी इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े नियम भारत के संविधान के 5वें शेड्यूल में दिए गए। हजारों बार बता चुका हूं, 5वें शेड्यूल में इन चारों राज्यों को छोड़ के क्या है, इन चारों के अलावा है। तो ये तो तुरंत ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको ये तो चलो आपको फैक्ट से हो जाएगा कि आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है, 5वीं 6ठी अनुसूची हजारों बार लिखवा चुका हूं, हजारों बार टेस्ट ले चुका हूं, बता चुका हूं, तो आपको ये तो याद ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा स्टेटमेंट देखो जिसके अंदर बच्चे फंसे हैं। एक तो पहला कट गया इसमें, है ना, और एलिमिनेशन भी देखेंगे कहां लगता है। दूसरा है भारत की कुछ जनजातियों को कुछ इनकम पर इनकम टैक्स देने से छूट मिलती है। चलो इसको अभी देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के संविधान में एससी और एसटी की महिलाओं के लिए पंचायत में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ये तो आपको पता है ही, चाहे आप जो है उसके अंदर देखोगे 72nd अमेंडमेंट देखो, चाहे 73rd अमेंडमेंट देखो, दोनों के अंदर ये प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पर भी जहां पर ये 5वीं 6ठी अनुसूची इंप्लीमेंट होती है वहां पर भी रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात आती है, ऑप्शंस देखते हैं। ऊपर दिए गए बयानों के आधार में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें 2 स्टेटमेंट कथन सही हैं, जिनमें से कथन 2 भी शामिल है। कोई 2 सही है, चलो देखते हैं।
इनमें दो सही बातें हैं, यानी बातें एक और तीन, तो एक तो कट गया तो ये तो कट ही गया है ना, जिसमें इसमें एक तो कट ही गया ना, तो सी तो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा है सी में केवल एक ही कथन सही है। इसको देखते हैं कि एक सही है या ये भी सही है, चलो इसको भी छोड़ते हैं। डी तीनों बातें सही हैं तो ये भी कट गया। अब बच गए आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब दूसरा देखो क्या है स्टेटमेंट, भारत की कुछ जनजातियों को कुछ इनकम पर इनकम टैक्स देने से छूट मिलती है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसके लिए क्या जानने की जरूरत है? आपको पता नहीं है कि भारत में जो नॉर्मल लोग भी है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, उनको भी पहले 8 लाख के इनकम पर टैक्स छूट मिलती थी, फिर 12 लाख पर छूट मिलती थी। तो आपको लगता है कि एससी एसटी को इनकम पर छूट नहीं मिलती होगी? आप खुद सोच के देखो ना भाई, जब मैं कह रहा हूं जनरल पीपल भारत में, सरकार ने क्या कह रखा है, जिनकी 12 लाख तक इनकम है ना साल की, उनको इनकम पर एग्जेम्पशन है, मतलब उन पर टैक्स नहीं लगेगा या जीरो टैक्स लगेगा, खत्म कहानी। तो क्या आपको लगता है कि जनजातियों को हम कहेंगे कि नहीं नहीं भैया आपके इनकम पर छूट नहीं देंगे हम? ये ऐसा होता है? उनकी तो कंडीशन और बुरी है। तो ये स्टेटमेंट तो जनरल स्टेटमेंट है। अब कई लगे इसके अंदर दिमाग लगाने कि यार इस तरह के स्टेटमेंट, अरे यार कौन से एक्ट में दिया होगा कि इनकम पर इनको छूट है? एक्ट की बात ही नहीं है। मैं आपको मैक्सिमम चीजें मैं आपको हमेशा यही सिखाता हूं, और इस बैच में तो और ज्यादा सिखाने वाला हूं कि आप जैसे स्टेटमेंट आए आप नॉलेज की तरफ मत भागो। ये मत सोचो कि यार सच में क्या पांचवी सर ने तो पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची और पांचवी अनुसूची पढ़ाया था, ये तो सर ने बताया नहीं था। अरे अकल के क्या बोलूं, अकल पे अकल के अंधे समझो इस बात को, इस चीज को समझो कि क्यों पढ़ना है नॉलेज के चक्कर में। सिर्फ यहां पे देखो इस क्लास को ले, इस स्टेटमेंट को लेकर कि भाई कुछ सोचने की जरूरत है क्या? भाई अपने पे लागू करके देखो, क्या मैं मान लो खुद से पूछ के देखो, क्या हम इनकम टैक्स देते हैं? इसका मतलब नहीं देते। क्या हमारे पिताजी देते हैं? मान लो आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, है ना, मिडिल क्लास फैमिली से हो और उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं, तो आपके घर में इनकम टैक्स आप नहीं भरते होंगे, पता ही है ना, मैक्सिमम बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं भारत में। भारत में कितने ही परसेंट लोग जो है इनकम टैक्स भरते हैं, बहुत कम। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे कि यार छूट तो हमें ही मिली हुई है, तो फिर क्या जनजातियों को नहीं होगी? होगी। तो फिर क्या है, देखो इसमें क्या है, केवल एक ही कथन सही है, ये तो गलत गया। अब बचा क्या? ऑप्शन ई। मुझे एक बात बताओ, इस एलिमिनेशन में मैंने आपको ऐसा कौन सा नॉलेज जो है अलग से बताया जो आपको लगता था कि सर ये तो आपने पेपर के बाद बता रहे हो, पेपर के टाइम पे ये चीज नहीं लगती? क्यों नहीं लगती भाई? एग्जामिनेशन हॉल यही तो सीखना है आपको। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको सिर्फ यही सीखना है कि आप चीजें कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वहां पे माइंड को कैसे सुकून में रखोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में, एनसीईआरटी की पूरी टेस्टिंग, एडवांस की पूरी टेस्टिंग में सिर्फ यही सिखाने वाला हूं आप, कि आप आराम से, मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब आराम से सोचो इसको, इसके अंदर क्या। यही सब ट्रैप मैं आपको पता है टेस्टिंग में मैं यूज करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने टेस्ट दिए हैं, ऑफलाइन के बच्चों ने मिंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर जो टेस्ट दिए हैं, उनको भी पता है इस बात को लेकर, अभिषेक उसमें भी रहा है, कि ये जो टेस्टिंग है इसके अंदर मैं यही करता हूं कि आपको इस तरह की स्किल आपकी चेक हो, और बार 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 चेक हो। जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, क्या इस क्वेश्चन को डील करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, जितने लोग जुड़े हो, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर अगला सवाल कराऊं। अगला सवाल देखो आप जल्दी से। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। अब देखो, यशिका कह रही है कि नहीं है, शाबिया कह रही है नहीं सर, जसविंदर भी कह रही है नहीं सर। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हलवा सवाल है। और इस तरह के सवाल में लोग फंसे हैं और ट्रैप हुए हैं, या तो छोड़ के आए या गलत करके आए हैं, इस तरह के सवाल। अब मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ, ये सवाल मैंने अंतिम प्रहार बैच में पहले ही बताया था, जब मैं टेक्निक्स वहां पे थोड़ी हद तक बता रहा था, क्योंकि अंतिम प्रहार बैच इस बार कंटेंट के बेस पर बैच था। तो उसके अंदर मैंने एक दो बातें ऐसी बताई थी। उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई एक्सट्रीमेसी वाला स्टेटमेंट है ना, कि ऐसा कोई भी प्रावधान है ही नहीं, ऐसा कोई भी प्रावधान जिसका डिस्कशन ही नहीं, तो ये साइंस एंड टेक में आता है कि कोई बैक्टीरिया नहीं है जो ऐसा कर सकता है, कोई वायरस नहीं है जो ऐसा कर सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आता था। तो मैंने बताया था कि वो तीनों स्टेटमेंट गलत होते हैं। यहाँ पे देखो यूपीएससी ने सेम इस बार पॉलिटी में उसको दिया है। देखो, भारत के संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो ये बताता हो कि भारत के संविधान को ऑफिशियली भारत का संविधान कहा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, वैसे ये 393, 394 और 395 इस तरह के आर्टिकल है। ये 393 में है, ये 394 में है, ये 395 में है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। लेकिन मैं कहता हूँ क्यों याद करना है अनुच्छेद, कौन याद कर देगा इस तरह के अनुच्छेद? वैसे तो लास्ट वाले हैं, लोगों को मैं कहता हूँ कि लास्ट वाले 2-3 देख के जाओ,
चलो फिर भी कोई पता नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सट्रीमेसी देखो स्टेटमेंट की, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं, हो सकता है कहीं पे हो। फिर दूसरा देखो, भारत के संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं, फिर स्यापा हो गया, भारत के संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं। तीनों ही स्टेटमेंट देखोगे ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तीनों ही गलत है। यहाँ देखो, तीनों ही, कोई भी कथन सही नहीं। कितना समय लगा इस सवाल को डील करने में? कन्हैया को कोई इशू नहीं है, यशिका को कोई इशू नहीं, कितना समय लगा बच्चों, मुझे बताओ, इस सवाल को डील करने? कुछ भी नहीं लगा। और अगर जो बच्चे अंतिम प्रहार बैच में थे, क्या मैंने उनको ये बात नहीं बताई थी? बताई थी ना मैंने, याद करो आप उस बात को, जब मैंने कहा था कि साइंस में पूछता है कि कोई वायरस ऐसा नहीं है, कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं है। बाकी बच्चे जो यूट्यूब पे इस क्लास को देखेंगे वो उठा के देख ले यूपीएससी का पीवाईक्यू, क्या ऐसा नहीं आता सवाल? आता है, हर साल आता है। तो सेम वही तो सवाल है ये, कोई अलग सवाल थोड़ी है। और क्यों याद करना है आपको अनुच्छेदों को? आप स्टेटमेंट देखो ना, इसको माइंड से डील करना है इस तरह के सवाल। तो इसमें फंस गए हो तो फिर नहीं। और इस तरह के सवालों में इस बार नहीं फंसोगे आप, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका एक भी नहीं छूटने वाला इस तरह का सवाल, क्योंकि टेस्टिंग ही है पूरा साल। पूरा साल टेस्टिंग है ना, करना क्या है? टेस्ट ही देने हैं, हर चीज में टेस्टिंग है। तो आपको ये बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगला सवाल देखो, भारत में दिव्यांग लोगों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? करंट अफेयर से रिलेटेड थोड़ा सवाल मान सकते हो, लेकिन पढ़ते हैं, बताता हूं कहां पे एलिमिनेशन लगता है। पहले, सबसे पहले तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो आप, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा नाम कहां से आ गया? लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना किसके बारे में होगा ये, दिव्यांगों के बारे में। दिव्यांग तो समझते हो ना, डिसेबल लोग। भारत के प्रधानमंत्री ने दिव्यांग नाम दिया है उनको, कि हम भैया उनको अपाहिज नहीं बोलेंगे, हम उनको निशक्त नहीं बोलेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे दिव्यांग। चलिए अच्छी बात है। यह एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये मिनिस्ट्री है, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि मंत्रालय 100% मान के चलो गलत ही देते हैं। इस बार 2-3 सवाल ऐसे आए जिसमें मिनिस्ट्री गलत ही गलत है, लेकिन यहाँ देखो, कॉमन सेंस देखो, सवाल किस पे है? दिव्यांग पे। और मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉर्पोरेट अफेयर। कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब समझते हो? जो कंपनियों के मामलों को देखे, ऐसा मंत्रालय। एक इसी तरह का स्टेटमेंट सवाल पूछा है, उठा के देख लेना 2026 के पेपर में। वहां पर मैं एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, वहां पर एक सवाल पूछा गया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और मैं जब अंतिम प्रहार के नोट्स लिखवाता हूं ना, तो उसमें मैं लिखवाता हूं ये कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। लास्ट ईयर भी आया, लास्ट ईयर मैंने ईडी लिखवाया था, प्रवर्तन निदेशालय की, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, उसको यूपीएससी ने होम मिनिस्ट्री से ट्रैप किया। और वही पिछले साल का नोट्स उठा के देखो, जो क्रैश कोर्स का था, उसमें भी लिखा है। क्रैश कोर्स का नोट्स उठा के देखो 2025 का, उसके अंदर भी लिखवाया है कि ईडी जो है वो राजस्व मंत्रालय के अधीन है। उसी तरह से इस बार यूपीएससी ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये भी लिखवाया है मैंने कि ये कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अधीन। आप चाहो तो नोट्स चेक करो ना, मना थोड़ी कर रहे हैं, चेक करो। और वहां पे यूपीएससी ने मैच किया है, इस पर मैच ऑफ द फॉलोइंग में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इवन मजेदार तरीके से और बता रहा हूं, सीबीआई के बारे में हजारों बार क्लास में बता चुका हूं कि सीबीआई लोग ट्रैप होते हैं होम मिनिस्ट्री के चलते, लेकिन सीबीआई कौन से अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, कार्मिक मंत्रालय के अंदर। कितनी बार तो सवाल ही पूछ लिया हूं इस चीज को लेकर क्लास के अंदर, जब टेस्ट होता है लक्ष्मीकांत या किसी किताब का, कि सीबीआई को लेकर हमेशा एक बात याद रखना, लोगों को लगता है कि सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंदर है, लेकिन सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के लेकर उसको सवाल पूछा यूपीएससी ने 2026 में। और बच्चे चिल्ला रहे हैं कि पेपर बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। अब देखो, एज ए टीचर मैं आपको ये बातें बता सकता हूँ, थोड़ा एज ए एस्पिरेंट पेपर थोड़ा डिफिकल्ट तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कई सवाल अगर आप सही कर देते ना, इस तरह के सवाल, तो आपका कट ऑफ बहुत, मतलब आप कट ऑफ से काफी आगे रहते। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको कह रहा हूं कि दिव्यांग जन है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय किस लिए कर रखा है? अगर इसको काम देंगे तो सामाजिक, सोशल, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का नाम सुना है ना? सामाजिक न्याय का एक चैप्टर है, जब हम उसको पढ़ते हैं किसमें, ये जो आपका, मैंने आपको कॉम्बो बैच करवाया था, उसके अंदर मैंने 5 छोटे छोटे सब्जेक्ट करवाए थे, उसके अंदर सामाजिक न्याय एक सब्जेक्ट करवाया था ना, सोशल जस्टिस, पेपर 2 में आता है, जीएस पेपर 2 में। तो मैंने आपको 1000 बार कहा है कि इस तरह की चीजें इस उससे जुड़ी हैं। चलो मैं कहता हूं आपको नहीं भी पता है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय है कि नहीं, आप इतना तो देखो कि दिव्यांगों का कंपनियों वाले मंत्रालय से क्या काम है? कंपनी के मंत्रालय, एक मंत्रालय बनाया हमने, उस मंत्रालय का काम है कि कंपनियों को देखो भाई, रेगुलेशन देखो कंपनियों का, है ना, कंपनियों के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको देखो, फ्रॉड होते हैं, इसी इसी यही कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर है वो वाला सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस।
उस कंपनियों के अंदर जो घोटाले होते हैं, जो फ्रॉड हो जाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करता है वो एजेंसी। करंट अफेयर में बहुत बार पढ़ा चुका हूं उसको। तो ये अगर आप देखो इस बेस पे भी आप इसको काट सकते हो। कुछ 3 लाइन का दे रखा है लेकिन है कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, नमस्ते अभिषेक, आप लेट हो गए, बोलने के बावजूद भी आप लेट आए हो भाई क्लास में, या क्लास ही नहीं दिखी आपको? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको एक चीज कही कि 3 स्टेटमेंट का एक सवाल ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर है तो कुछ भी नहीं। दिव्यांग जनों से रिलेटेड कॉर्पोरेट मंत्रालय का या निगम मंत्रालय का क्या मतलब है उसमें? चाहे आपको सामाजिक न्याय मंत्रालय पता है कि नहीं पता है, फर्क ही नहीं पड़ता है, बट इससे तो कोई काम नहीं है। अब किसी बच्चे का आता है कि सर पेपर में जाके क्या हो जाता है, यहां तो ऐसे लगता है कि ये सवाल कुछ भी, यही तो सीखना है। मैं आपको हजारों बार, हजारों दफा एक ही बात कह चुका हूं, जब भी पेपर अटेम्प्ट करो माइंड को सुकून में रखो, माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। आप आराम से सोचो कि उसी के अंदर आंसर है, उसी के अंदर है। कितने सारे सवाल मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं, आप देखते चलो, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं इनके अंदर। समझे मेरी बात? कट कर दो इसको। यहां पे देखो, अब ये सवाल है, पॉलिटी का सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर। आप देखिएगा, आपको आप हैरान हो जाओगे, लेकिन इस सवाल को लेकर लोगों ने बड़ा ही डिस्कशन, डिबेट क्रिएट कर रखा है कि यूपीएससी ने ऑप्शन गलत दिए हैं, ये दिए हैं। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी। देखो मैंने ना जब आपको अनुच्छेद 13 पढ़ाया है ना, आप उठा के देखो अंतिम प्रहार बैच के नोट्स, उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली लिखा रखा है, उठा के देखो आप, कि कानून, मैं आपको एग्जाम्पल याद दिलाता हूं जो मैंने क्लास में बताया था, आप याद आ जाएगा आप। मैंने ये बताया था कि जो कानून होता है ना, कानून, कानून की जो डेफिनेशन, अनुच्छेद 12 में हम राज्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्टेट के अंदर कौन आएगा, तो मैं दोनों याद करवाता हूं, आपको याद आएंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य के अंदर सब कुछ आता है जिससे राज्य का लेना देना हो, समझे? जैसे संसद का लेना देना है, जैसे राज्य विधानसभाओं का लेना देना है, जैसे पंचायतों का लेना देना है, सरकार से लेना देना है ना, सरकार की एजेंसियां हैं। इवन मैं उसमें आपको बताता हूं कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी राज्य है। अगर सरकार ने किसी को, किसी में सरकार फाइनेंस दे रही है, किसी एजेंसी को फंडिंग दे रही है सरकार, वो भी राज्य का हिस्सा है। ये बताता हूं मैं उसके अंदर कि ये सब कुछ राज्य के अंदर आए, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध दावे, तो राज्य सबसे पहले पता होना चाहिए। अनुच्छेद 13 में मैंने आप लोगों को ये बात हजारों दफा बता दी कि भाई 13 के अंदर, 13 के अंदर कानून वो होगा, किसको कानून बोलेंगे? संसद ने कानून बनाया, कानून है। राज्य विधानसभा ने कानून बनाया, कानून है। अध्यादेश भी एक कानून है। उसके अलावा मैं एक बात आपको हमेशा बताता रहा हूं, याद करो एग्जाम्पल खाप पंचायतों का। मैंने कहा कोई अगर परंपरा ऐसी होगी, रूढ़िगत परंपरा ही हो जो कानून का प्रभाव रखती हो, याद करो एग्जाम्पल खाप पंचायतों वाला। मैं कहता हूं कि खाप पंचायतें कह देती है ना कि अगर आपने सेम जाति में शादी नहीं की तो आपको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोला है ना मैंने। मैंने कहा वो भी कानून है, वो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब संसद का कानून भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, विधानसभा का कानून भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, समझे? उसके अलावा पंचायतों का कोई, पहली बात उनके पास पावर नहीं, बट फिर भी अगर कोई रूल्स नियम बनाते हैं वो भी मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन नहीं कर सकते। जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही जो नियम और उपनियम बनाती है वो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। समझे मेरी बात? और पांचवा, अगर कोई ऐसी प्रथा, कोई ऐसी रूढ़िगत प्रथा है, कोई परंपरा है जो लागू होती है कानून की तरह, जैसे खाप पंचायतें करती हैं, गांव में कानून पारित, प्रथा पारित कर देती हैं, नियम पारित कर देती हैं, रेगुलेशन पारित कर देती हैं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट उनको असंवैधानिक मानता है। तो ये सारी चीजें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, सबको कानून के दायरे में माना जाएगा। ये डेफिनेशन है अनुच्छेद 13 में कानून की। अब आप इस सवाल को देखो, एक्स भारत के संविधान के आर्टिकल 13 पार्ट 3 में है ना, भाग 3 में आता है के तहत लॉ के मतलब पर एक सेमिनार में बात कर रहे थे कि कानून क्या है। अब यहां देखो, एक्स ने बताया कि भारत के संविधान में लॉ शब्द का मतलब बहुत बड़ा है, इसमें ऑर्डिनेंस मतलब विधेयक, ऑर्डर मतलब कोई आदेश दिया गया है, नियम, रेगुलेशन भी शामिल थे, है ना। और वाई ने बताया, यहाँ पे वाई आएगा, वाई ने बताया कि आर्टिकल 13 में लॉ शब्द में भारत के इलाके में कानून की ताकत रखने वाले रिवाज और या इस्तेमाल भी शामिल, मतलब परंपराएं भी शामिल है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे रखने वाले कोई रिवाज है, कोई रूढ़ी है, परंपरा है, वो भी शामिल है। मैं आसान भाषा में कहता हूं, एक्स कह रहा है
कि अच्छा देखो यहां तक अगर आप पढ़ के चले गए हो ना सवाल, तो फिर गड़बड़ हो गई। आगे क्या लिखा है, जिससे एक्स सहमत नहीं था। ये लोग जो यूट्यूब पे डिबेट कर रहे हैं वो भूल गए हैं कि ये स्टेटमेंट भी लिखा है क्या, कि एक्स सहमत नहीं था। ये बात है, इसका मतलब एक्स ये कह रहा है कि रूढ़ी शामिल नहीं या परंपरा शामिल नहीं, वाई कह रहा है कि परंपरा शामिल है भाई, वो भी शामिल है। तो अब दोनों में क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना, एक्स क्या हो गया, गलत हो गया, और वाई क्या है, सही है। देखो कहां पे, केवल वाई का दृष्टिकोण सही है। ये देखो डिबेट किस पे हो रही है, कि दोनों के विचार सही है। अगर आप यहां तक सवाल पढ़ोगे ना, यहां तक दोनों ही ठीक है, वो जो कह रहा है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यहां उसने क्या लिख दिया है कि एक्स सहमत नहीं है वाई से। मैं फिर से इस सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, अगर आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक्स कह रहा है कि वैसे तो कानून बहुत मतलब बड़ा है, उसमें नियम भी शामिल है, कानून भी है, उपनियम भी है। वाई कह रहा है कि भाई इसके साथ साथ उसमें परंपरा भी है, लेकिन एक्स कह रहा है नहीं, परंपरा शामिल नहीं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, परंपरा भी शामिल है। मतलब इसको ऐसे समझो कि कानून तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, लेकिन परंपरा कर सकती है। अरे क्या बात बनी भाई, परंपरा भी नहीं कर सकती मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। मौलिक अधिकार सर्वोपरि है, सुप्रीम है, समझे मेरी बात। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वाई का दृष्टिकोण सही, कुछ भी नहीं है, बस सवाल पूछने का ढंग अलग है, सवाल पूछने का तरीका डिफरेंट है। अब सवाल पूछने का तरीका अगर अलग पूछ लिया है, घुमा के पूछ लिया, तो उसके लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा ना भाई। एक बात खुद से सोच के देखो, मैंने आपको हजारों दफा एक बात बोली है कि हलवा तो नहीं मिलेगा ना कुछ वो दिमाग लगाएगा, कुछ इनोवेशन लगाएगा, कुछ इस तरह के सवाल तैयार करेगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ट्रैप हो जाओ, हो गए ट्रैप। इसमें ट्रैप होने वाला है क्या, कुछ भी नहीं। इसके अंदर ट्रैप होने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो सिंपल सा सवाल है, लेकिन इस सवाल को पढ़ने का जो तरीका है ना, वो आपका थोड़ा अलग है। अगर आप तरीका सही समझ लो तो फिर आपका वो सवाल अच्छे से डील हो सकता है। ये पॉलिटी का सवाल था जिसको लेकर डिबेट चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि यूपीएससी ने इसका डी आंसर दिया, और आंसर चेंज भी नहीं होगा क्योंकि चेंज करने वाला कुछ भी इसके अंदर है नहीं। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अब यहां पे देखो, इनमें से कौन सा आरबीआई के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के 3 मुख्य सब इंडेक्स को सही ढंग से दिखाता है। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, मैंने कई बार आपको बताया है, कई तरह के सूचकांक आते हैं, वग है ना, आते हैं ना इंडेक्स जो भी हैं, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स आता है, उसको लेकर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो आरबीआई का एक इंडेक्स है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर आप नहीं समझते हैं तो इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक। क्या बोलते हैं, वित्तीय समावेशन। और इस वित्तीय समावेशन को कई बार बता चुका हूं कि जनता को बैंकिंग की आदतें डालना, एक हिसाब से जनता को सारी चीजें बैंक के थ्रू मिले, औपचारिक तरीकों से जुड़ जाए बैंक, मतलब लोग जो हैं बैंकों के साथ जुड़ जाएं, मतलब उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिले, बैंकों में वो लोग पैसा जमा करें, बैंकों से ही उनको लोन मिले, है ना, वित्तीय साक्षरता हो उनके पास, ये सब कुछ वित्तीय समावेशन में आता है। मतलब जनता को वित्तीय रूप से समावेशी बनाना। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में वित्तीय समावेशन को लेकर बहुत बार सवाल पूछ चुका है। आप चाहो तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पेपर उठा के देखो, उसमें कई बार इस सवाल को पूछा गया है। अब वित्तीय समावेशन का मतलब तो देखो पता होना ही चाहिए, मतलब बेसिक वर्ड है ये। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो मैंने मेंस के डिस्कशंस कर रखे हैं उनको उठा के देख लो, आपको देखेगा वित्तीय समावेशन का सवाल 100% मैंने डिस्कस कर ही रखा है। यूट्यूब पर वो वीडियोस रखी है, आप चेक कर लो। जिन लोगों ने पिछले साल मेंस के आंसर राइटिंग की है वो इकोनॉमी के आंसर उठा के देखना, वित्तीय समावेशन पे सवाल पूछ रखा है मैंने। इसका मतलब वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता है। अब देखो, पता है आपको, चलो मैं कहता हूं कि अगर वो भी नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आरबीआई का कोई क्या है, सूचकांक है, इंडेक्स। ठीक है, इतना तो पता लग गया, सवाल में ही लिखा है। अब देखो, वो कह रहा है इसके सब इंडेक्स कौन से हो सकते हैं। आरबीआई का कोई सूचकांक है, उसके सब इंडेक्स कौन, उप सूचकांक कौन से हो सकते हैं, इस तरह का सवाल। अब लोग कह रहे हैं कि सर ये फैक्चुअल है, रटना पड़ेगा सारे इंडेक्स को। मैं कह रहा हूं कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, ऑप्शन ए को देखो, क्रेडिट एक्सेस, इंश्योरेंस की गहराई, पेंशन कवरेज। चलो दूसरा देखो, बैंकिंग एक्सेस, जीडीपी में योगदान, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये इसके 3 उप इंडेक्स की बात करा है। चौथा देखो, तीसरा देखो, पहुंच, उपयोग, गुणवत्ता। सबसे बड़ा ट्रैप आ गया हमारे हाथ में। चौथा, पहुंच, सामर्थ्य, पारदर्शिता। कोई भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्वालिटी की बात की गई है।
भाई बिना क्वालिटी के किसी भी सर्विस का क्या मतलब है? बिना क्वालिटी के मतलब है क्या? कोई भी सर्विस ले लो, मैं कहता हूं आरबीआई है, आरबीआई को इंडेक्स बना रहा है, उस इंडेक्स में क्या वो क्वालिटी को छोड़ देगा मापना? अगर एक ऑप्शन कहीं और क्वालिटी लिखा होता ना, तो इस सवाल को डील करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर था। रट ही नहीं सकते आप सारे इंडेक्स। बट यूपीएससी का ट्रैप देखो, उसने क्या किया, सिर्फ सिंगल ऑप्शन में गुणवत्ता डाला है, सिर्फ सिंगल ऑप्शन में क्वालिटी डाला है, कुछ और डाला ही नहीं कहीं। अब मुझे बताओ इस सवाल को करने में कितने सेकंड चाहिए? क्वालिटी है बस। आप और चीजें पढ़ो ना, क्रेडिट एक्सेस को चेक कर लोगे, इंश्योरेंस की गहराई, पेंशन, अरे यार इन चारों में सबसे बेहतरीन ऑप्शन देखो। फिर दूसरे में लिखा है बैंकिंग एक्सेस, जीडीपी में योगदान, फाइनेंशियल लिटरेसी, चलो भाई थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। चौथा, पहुंच हो लोगों की बैंकों तक, सामर्थ्य हो, पारदर्शिता, ये थोड़ा अच्छा है पारदर्शिता। लेकिन क्या पारदर्शिता और गुणवत्ता की तुलना करो तो कौन सा मूल्य ज्यादा भारी दिखेगा? क्वालिटी। मैं कह रहा हूं कोई भी संस्था, मैं चलो आप भूल जाओ सारा आरबीआई को, मैं कहता हूं कि अगर आपको डिलाइट आईएएस को लेकर कोई इंडेक्स जारी करना है आपको, तो क्या आपको लगता है कि क्वालिटी को बिना जांचे आप उस इंडेक्स को जारी कर सकते हो? मैं कहता हूं यूपीएससी को लेकर कोई इंडेक्स जारी करना है आपको, तो आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी के बिना, अगर जेन्युइन तरीके, अगर सरकार के फेवर में जाके करना है तब तो बिल्कुल ही कर दो, कुछ छोड़ो ही मत, कुछ देखो ही मत। लेकिन क्वालिटी के बिना आप उसका इंडेक्स जारी कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो ठीक है, फिर यही सब मैं आपको सिखाने वाला हूं उन मास्टर क्लास में, जिसके अंदर हम लोग जो है एलिमिनेशन की चीजों को सीखने वाले हैं। ये ऐसे सवाल हैं, अगर इस तरह के 20-22 सवाल भी आपके फेवर में बैठ गए ना, तो आपको प्रीलिम्स से 10-20 नंबर, 25 नंबर ज्यादा लेने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और अगर आप ये एलिमिनेशन लगाना 100 के 100 सवालों में सीख गए, तब तो आप मान के चलो कि आपको 115-20 नंबर इजिली मिलेंगे, हंस के मिलेंगे। मैंने लिए इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बोल रहा हूं, वरना मेरे अंदर भी शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। समझे मेरी बात? अब अगला देखो, अगला सवाल देखो क्या पूछा है यूपीएससी ने। और 2026 के बच्चे, मैं क्योंकि देखो बच्चों, एस्पिरेशन एस्पिरेंट्स का फ्लो देखना होता है। उनका फ्लो क्या था इस बार? उनका फ्लो था कि यूपीएससी मतलब विलन है, और कुछ हद तक वो है भी, लेकिन सवाल तो देखो, कुछ सवाल देखो आप, जो आपको हलवा दिखेंगे। यहाँ देखो, एक बॉन्ड जिसकी कमाई का इस्तेमाल सिर्फ एनवायरमेंटल और सोशल प्रोजेक्ट्स को मिलाकर फाइनेंस या रीफाइनेंस करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण, पर्यावरणीय और सामाजिक। बताता हूं मैं, बॉन्ड किसको पढ़ाया है मैंने इकोनॉमी में, जिससे आप पैसा, मैं मतलब पैसा क्रिएट कर सकते, मतलब कहने का मतलब हमें पैसे को, पैसा मंगवाना है। जैसे कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो वो पैसा मंगवाती है इनडायरेक्ट रूप, वो कहे पैसा दो मुझे, मेरे बॉन्ड खरीद लो। आरबीआई करता है बैंकों के लिए, है ना, टी बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं ताकि बैंक उनको खरीदें और बैंकों को पैसा मिल जाए। बॉन्ड क्या है? पैसा मंगवाने का ही तो एक तरीका है। पढ़ा चुका हूं ये तो, इसमें तो ऐसा नहीं है कि सर ये कहाँ से आ गया ये वर्ड। अब अगर आपने कोई बॉन्ड जारी किया, उस बॉन्ड पे जो पैसा आपको मिलेगा, उस पैसे का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण में और समाज के कामों में कर सकते हैं। उस बॉन्ड को क्या कहोगे? ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है। और ट्रैप देखो यूपीएससी का, सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड डाल दिया है, ताकि मेरे प्यारे यूपीएससी के एस्पिरेंट जो है इसको टिक करें और बढ़ जाएं आगे। और मैंने कितनी बार आप लोगों को एक बात बताई है बच्चों, कितनी बार, कि जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो हॉलिस्टिक चीजें देखो, ऐसा ऑप्शन देखो जिसके अंदर ये भी शामिल होता है। चारों ऑप्शन बिना पढ़े आपको आंसर टिक नहीं करना, ये मैंने कितनी बार बताया है। अब देखो, दूसरा है सामाजिक बंधन, सामाजिक बॉन्ड, अकेला सामाजिक से तो काम नहीं चलेगा। तीसरा है स्थिरता बॉन्ड, देखते हैं। चौथा है सॉवरेन बॉन्ड, ये संप्रभु बॉन्ड उसको बोलते हैं, बता चुका हूं, जो सरकारें जारी करती है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है पर्यावरण का। ये है यहाँ पर जिसको सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड कहते हैं। स्थिरता का यहाँ पे हिंदी में थोड़ा स्टेबिलिटी है, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो ये सतत बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? सतत बॉन्ड है, या सततता बॉन्ड है। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी का मतलब नहीं पढ़ाया है? सस्टेनेबिलिटी वाला बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो जैसे हम याद करो, आप सतत विकास पढ़ा है, सतत विकास किसको बोलते हैं? ऐसा विकास, है ना, ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में मतलब वर्तमान भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है। कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि ऐसा विकास होना चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखे।
ऐसा ना हो कि आप सारा पानी अभी पेयजल जो है पीने वाला स्वच्छ पानी आप ही पी जाओ और बाद में उनके लिए बचे ही ना। ऐसा ना हो सारे संसाधन आप अभी खत्म कर जाओ, उनके लिए कुछ बचे ही ना। ऐसा ना हो आप सारे स्रोत जो हैं जीवन जीने के वो आप खुद ही तबाह कर जाओ, पर्यावरण अच्छे पर्यावरण का मजा आप ले लो और बाद में उनके लिए बुरा पर्यावरण छोड़ के जाओ। उसको सतत विकास नहीं कहेंगे, ये पढ़ा है। अब मुझे बताओ इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सटीक है? इसी के अंदर तो ये है ग्रीन बॉन्ड। अच्छा चलो दूसरा भी तरीका देख लो, अगर सिर्फ पर्यावरण लिखा होता तब भी मैं कहता कि हरित बॉन्ड है, चलो भाई ग्रीन बॉन्ड आप मान लो, लेकिन उसमें पर्यावरण के साथ साथ समाज भी तो लिखा है। इसका मतलब ये एक ही ऑप्शन इसमें फिट होता है और वो है ऑप्शन सी, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तरीके हैं ट्रैप करने के जिसमें आप ट्रैप हुए हो, जिसमें यूपीएससी की ऑडियंस जो है अच्छे से ट्रैप हुई। अच्छे से ट्रैप हुई। आप इसको देखो, मतलब दोनों में अगर आप तुलना करोगे, ये सिर्फ ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहा है और उसने पहला ऑप्शन दिया कि टिक करो और बढ़ो आगे, गलत करो और आपको लगेगा मैंने तो सवाल सही कर दिया। सही नहीं किया, आप ट्रैप में फंस गए। आप अभिषेक कह रहा है कि सर ये सवाल इतने आसान थे। क्या था अभिषेक, मुझे बताओ तो सही। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इन सवालों में है क्या? आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं विदाउट किसी नॉलेज के, बिना किसी नॉलेज के सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। आप मुझे बता दो, अभी तक मैंने बताया कि मैंने अंतिम प्रहार में ये लिखवाया था या उस किताब में ये लिखा हुआ है? कभी तक मैंने बोला? मैंने कहा अगर नहीं भी आता है कुछ, अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी सवाल को डील हो सकता है। बस एक ही चीज चाहिए। अच्छा ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये चीज मैंने पहले नहीं बोली क्या, कि सुकून चाहिए पेपर के टाइम, हड़बड़ी नहीं चाहिए। पेपर के टाइम पे हड़बड़ी हुई नहीं और कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप परेशान हुए कि पेपर लेंदी है, ये है वो है, और गया हो गया काम खत्म बाहर। और आपने सुकून रखा, अरे कुछ नहीं होगा यार, सर का कंटेंट है, सर की टेक्निक्स हैं, कैसे पेपर हावी हो जाएगा, हम आराम से पढ़ते हैं, इसी के अंदर आंसर है इसका, इसी के अंदर है। तो आपको लगता है कि नहीं होगा? टेल मी। आप मतलब मैंने आप कई कहोगे, आप में से कोई बच्चा कह सकता है सर ये तो 4-5 सवाल। मैं कह रहा हूँ पिछली वीडियो देख लो जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट था उसमें भी 10-12 सवाल करा रखे, इसमें भी 10 के आसपास सवाल है। तो 22-25 सवाल तो ऐसे ही हो गए। अभी तो मैंने पूरा पेपर करवाया नहीं, अभी तो बहुत सारे एनबीएफसी का जो सवाल था वो कंटेंट से है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी डिमांड जमा मांग जमा स्वीकार नहीं करती। चेक करो आप, क्राउडिंग आउट वाला सवाल मैंने नहीं दिखवा रखा क्लास में, वो पूछा है, डेफिनेशन पूछी है क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट किसको बोलते हैं जब प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा ही ना बचे। दिखवा रखा है अंतिम प्रहार के नोट्स, इकोनॉमी में देखो, नहीं है तो मुझे बताओ। कह सकते हो आपकी सर नहीं लिखा है, मैं कह रहा हूं लिखा, 100% लिखा है, तीनों साल लिखवाया है, क्रैश कोर्स में भी लिखवा रखा है, अंतिम प्रहार बैच में भी, आप देखो डेफिनेशन पूछी है यूपीएससी ने। क्रेडिट रेटिंग वाला जो सवाल मैंने सेबी का करवाया उसमें भी सवाल पूछ रखा है, इस बार फिर से ट्रैप कर रखा है कि ये एमएसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तौर पर काम करता है ही नहीं वो। मैंने पहले भी बताया क्रेडिट रेटिंग को लेकर जो स्टेटमेंट पूछता है वो गलत ही होता है, तो इस बार गलत पूछा है उसमें। इन सवालों को देखकर सर मेरा बीपी बढ़ गया था पेपर में, मुझे आपके द्वारा सिखाए गए टेक। बिल्कुल अभिषेक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस बार 100 के 100 सवाल मैं आपको ऐसे ही डील करना सिखाऊंगा और वही टेक्निक्स आपकी यूपीपीसीएस में भी इंप्लीमेंट होंगी, जिस भी पेपर को देखे ना वहां पे इंप्लीमेंट। ट्रैप ही ऐसा है, ट्रैप है बस, ट्रैप को पकड़ना है, पर बिना नॉलेज के नहीं हो सकता ये ट्रैप। मैं इसीलिए टेस्टिंग रखा हूं सारी एनसीईआरटी। अगर आप कहो कि बिना एनसीईआरटी पढ़े, बिना, क्योंकि कई सवाल नॉलेज से भी तो डील होंगे, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि एनबीएफसी वाला सवाल है, वो नॉलेज से डील होगा ना। एक वो पूछा था कि चोल किसको कहते हैं, और वो भी मैंने एनसीईआरटी टेस्टिंग में करवा रखा है। एक मैंने रिवर्स वाला बच्चों सवाल पूछा, ये अभिषेक लाइव है, एक बार मुझे बताओ अभिषेक, वो जो मैंने पुरातन रिवर थी वैदिक काल वाली है ना, ये सारी ये जो रावी नदी चेनाब, क्या इनके नाम की टेस्टिंग नहीं ली मैंने? कितनी बार सवाल पूछा है उसको लेकर मैंने, कि पुरुषनी किसको बोलते थे, विपाशा किसको बोलते थे, सिर्फ विपाशा से व्यास को जोड़ दोगे आंसर निकल जा रहा है उसको। देखो क्या सवाल नहीं आया, आया 2026 में। अगर मैं पूरा पेपर यहाँ खोल के बैठू ना, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बच्चों अभी 2 कोचिंग में इन्वॉल्व हो रखे हैं,
एक बार मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं 100 के 100 पेपर यूट्यूब पे लाइव डिस्कस करके दिखाऊंगा आपको। आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि सर जितना चाहिए उतना तो बहुत इजीली हो रहा है। प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो जाती है, मैं टाइम नहीं निकाल पाता। यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि वो पूरा पेपर मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, टाइम नहीं मिल पा रहा। मदर मेरी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, उसके चलते मैं काफी ज्यादा वो हो गया, ऊपर से फिर अब मैंने बताया कि एक और कोचिंग पे क्लास कर रहे हैं, तो वहां पे उसके चलते भी हो जा रहा है। लेकिन आप सोचो, मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूँ, सवाल रख रहा हूँ, क्या मैंने ये सब नहीं करवा रखा? पेपर अगर 100 का 100 निकालू ना, तो बहुत सारा सवाल कंटेंट से है और बहुत सारा इससे डील हो सकता है, इलिमिनेशन से डील हो सकता है। अब यहां पे देखो, अगला सवाल देखते हैं। एक दो सवाल नहीं है, कई सारे सवाल। एक जैसे ये विंजीजम वाला है, ये मैंने उस दिन भी करवाया था। देखो मान लो एक कोई बंदरगाह है, ठीक है, इसको लेकर सवाल पूछा है, हमें पढ़ना ही नहीं है कौन सा बंदरगाह है, 3 ऑप्शन है ना, बड़ा 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 नाम करके लिखा है कि भाई ये इस तरह का एक बंदरगाह भारत सरकार ने बनाया है, इसके बारे में 3 ऑप्शन है। पहला, तटीय नौवहन पर निर्भरता कम करने और विदेशी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विशेष रूप से घरेलू कार्गो के तौर पर। अब मुझे बताओ, अगर कोई सवाल यूपीएससी पूछ रहा है बंदरगाह पे, पहली बात तो बंदरगाह उतना रेलिवेंट नहीं है जिसपे सवाल पूछा जाए, लेकिन यूपीएससी कई सालों से पूछ रहा है बंदरगाह पे, पूछता है वो प्राचीन बंदरगाह, मध्यकालीन बंदरगाह, इस बार जो है लेटेस्ट पे भी पूछा है ना, या ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहा है करंट अफेयर में। चलो इस बार करेंगे उसको अच्छे से। यहाँ देखो, मैं कह रहा हूं अगर इसको लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, तो क्या आपको लगता है कि ये बंदरगाह घरेलू मार्ग पे ध्यान देगा? मुझे बताओ, डोमेस्टिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए क्या सवाल पूछे, इतना इंपॉर्टेंट हो गया वो बंदरगाह? तो काट दो, घरेलू हब के रूप में बनाना नहीं। दूसरा देखो, समुद्री विरासत स्थल के रूप में केरल की प्रोफाइलिंग फिर से आ गया। क्या आपको लगता है किसी एक स्टेट को स्पेसिफिकली यूपीएससी कहेगा कि हाँ भाई केरल की टूरिज्म को बढ़ावा देना? नहीं। तो फिर क्या है, सेकंड ऑप्शन भी गया। तीसरा देखो, ये जो है विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने, राजस्व को बढ़ाने, क्षेत्रीय समुद्री व्यापार को भारत को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए, रणनीतिक स्थान का लाभ उठाने के लिए इसको शुरू किया गया। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए इंडिया को, और रीजनल चीजों को ग्रो करने के लिए, और भारत की निर्भरता बाकी पोर्ट्स पर कम करने के लिए इसको बनाया गया। बेहतरीन है, कुछ ढूंढने की जरूरत क्या है? ऑप्शन थ्री को देखो, केवल 3 हो गया बात। ये मैंने बनाई पीपीटी सही थी, लेकिन ये ना मुझे लगता है जब ओपन तौर पे चली, वैसे एक दो बार पहले भी हुआ था, उसमें ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बिगड़ा है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको और अच्छे से करेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में किया करेंगे आगे से। सर आपने जो आंसर की बनाई थी वो 100% यूपीएससी की आंसर की से मैच हो। अब बताओ, आंसर की भी जो दी थी ना मैंने, उसमें एक आध सवाल जो यूपीएससी, और मैंने ये भी कहा था कि 2 सवाल ये डिलीट कर, वही हुआ, यूपीएससी ने डिलीट भी उनको ही की। आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो रखा है, बाद में तो अपलोड कर नहीं सकते, पहले की अपलोडिंग है, देख लो मैच करके, 100%। और पिछले साल की भी यूपीएससी की आंसर की में 94 क्वेश्चन डिलाइट आईएएस के सही थे। वो मैंने नहीं निकाला था, वो सारी कोचिंग्स का डाटा था जिसमें डिलाइट आईएएस का भी नाम, चेक कर सकते थे आप उसको, मैंने वो टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ नहीं है, ये भारी भरकम सवाल डाला है, भारी भरकम, बट इस सवाल में कुछ नहीं। अरे घरेलू और केरल पे क्यों ध्यान देना है हमें? ये देखो कितना फिट ऑप्शन बैठ रहा है, ट्रैप है ये, इस ट्रैप को पकड़ना है। हम जब सवाल डील करते ना, मैं तो ऐसे देखता हूं मैं सवाल, आपको यही टेक्निक को सीखना है। ये टेक्निक आपको कहीं दिखे, ये एक्सपीरियंस से आती है। ये जो यूट्यूब पे 2 महीने पढ़ के टीचर बन चुके हैं, वो इधर उधर तिकड़म लगा के तो जरूर किसी की कॉपी कर लें वीडियो पर। ये टेक्निक्स 9 9 10 10 साल 15 15 साल मत्था मारने के बाद आती है, ये ऐसे नहीं आएगी। इसलिए पिछले साल अगर कंटेंट का लोड ना होता तो सारा साल यही चीजें मैं आपको सिखाता, लेकिन कंटेंट के चलते, क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी था, अब कंटेंट हो गया, अब हमारा स्ट्रेस खत्म। अब हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करनी और एलिमिनेशन सीखना है, सिर्फ टेस्टिंग करनी है और एलिमिनेशन सीखना है। समझे मेरी बात? एलिमिनेशन से ही हम इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। अच्छा एक और सवाल देखो बच्चों, इसको लेकर बच्चों को बड़ा है कि सर ये क्या सवाल पूछा है, फॉरवर्ड वर्ड तो ब्लॉक तो करवा। अरे यूपीएससी हलवा नहीं देता है, दिमाग लगाओ सवाल करो, बस सिंपल सी बात ये। यहां देखो, इनमें से किस वजह से 1939 में सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने में मदद की? क्यों बनाया था उन्होंने, कौन से रीजन थे? पहला,
बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में असफल रहे थे। ये बात तो सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि नहीं, मेरी जो पटाभी सीतारमैया की हार है मेरी नैतिक हार है। और महात्मा गांधी को शुरू से इशू क्या था बोस से? इशू ये था कि बोस थोड़े थोड़े से मतलब हिंसा में विश्वास रखते थे। वो कहते थोड़े एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी थे। और महात्मा गांधी कह रहे नहीं नहीं भाई, ये तरीका सही नहीं है, इससे आज़ादी मिलेगी नहीं, लोगों को मारपीट ज्यादा हो जाएगी, हम हिंसा करेंगे तो वो भी हिंसा करेंगे, समझे, उनके सिस्टम भी मारेगा। तो ये तो बात सही है, पहला कारण। तो गांधी से बन नहीं रही है तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपना कुछ बनाएंगे, इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री है। दूसरा देखो, कांग्रेस लेफ्ट बिखर गई और बोस को सपोर्ट करने में नाकाम रही। भाई इसको भी ऐसे मान लो, चलो मैं इस ऑप्शन को अभी छोड़ता हूं, बट इसको ऐसे मान लो नाकाम रही तभी तो उनको वो करना पड़ा। अगर कांग्रेस में ये लोग सपोर्ट कर पाते तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी, या फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने की जरूरत ही क्या थी। इसको इसको इस तरीके से चलो फिर अभी भी छोड़ते हैं। तीसरा देखो, कम्युनिस्टों ने बोस के प्रयासों में उनका समर्थन नहीं किया। पहली बात तो आप इसको इससे जोड़ के देखो, एक ही वर्ड है जो इनको जोड़ सकता है। अभी मैंने क्या बोला, सुभाष चंद्र बोस एक्सट्रीमिस्ट थे, क्या थे, थोड़े से उग्रवादी टाइप के थे। हिंसा की बात करते हुए आर्मी बनाई थी ना उन्होंने, इंडियन नेशनल आर्मी, कि मारेंगे ब्रिटेन को अगर नहीं छोड़ेगा, ये था इसका मतलब। और कम्युनिस्ट विचारधारा किससे चलती है? मार्क्सवाद से। मार्क्सवाद क्या कहता है? हिंसा। अमीर गरीब वाली वो स्टोरी याद करो कि अगर गरीबों को अपना सिस्टम लाना है, मजदूर वर्ग को अगर चाहिए अपने हाथ में पावर संसाधन, हिंसा करनी पड़ेगी। मिल गया ना सेटअप। ये भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? लेकिन उन्होंने क्या कहा, कम्युनिस्टों ने बोस के प्रयासों में उनका समर्थन ही नहीं किया। भाई मैं कह रहा हूं कम्युनिस्ट, मैंने कितनी बार आपको, आप कहोगे सर आपको पता है इसलिए आप ये सब सॉल्व कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कुछ पते की बात ही नहीं है। यूपीएससी एस्पिरेंट हो, 4-4 साल 3-3 साल तैयारी को हो गए, तो इतना तो पता होगा कि कम्युनिस्टों के पीछे मार्क्सवाद की विचारधारा काम करती है। और मार्क्सवाद तो हजारों बार क्लास में ऐसे ही बोल चुका हूं। जब समाजवाद पढ़ाता हूं तो उसके दो रूप पढ़ाता हूं। एक समाजवाद मार्क्सवाद है, एक समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद जो भारत के अंदर लगता है, जिसमें हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। एक समाजवाद वो है, एक समाजवाद मार्क्सवाद का है जिससे नक्सलवाद चलता है। जर्मनी के चिंतक कार्ल मार्क्स ने, जब मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी पढ़ाया था, वो सवाल याद करो जब मैंने कहा था कि गांधी जी और मार्क्स एक जगह पे मिलते हैं। ये सवाल यूपीएससी ने पॉलिटी में पूछा है, कौन सी चीज है जहां पे मिलते हैं? वो किस चीज पे मिलते हैं? एक चीज थी कि दोनों ही चाहते थे कि राज्य विहीन सत्ता हो, मतलब राज्य ना रहे। ये मैंने तब पढ़ा था, उस समय भी मार्क्सवाद पढ़ा है। जब मैं इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये वाला आपका ग्लोबलाइजेशन, उस समय भी पढ़ाता हूँ। जब समाजवाद पूंजीवाद पढ़ाता हूँ तब भी पढ़ाता हूँ। तो इतना आपको पता है कि कम्युनिस्ट सेम विचारधारा को कह रहे हैं और बोस भी वही बात कर रहे हैं, तो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, काट दो इसको। और इसको कटते ही आपको चाहे कुछ नहीं पता है तो एक ही ऑप्शन है इसमें, यहां पे देखिएगा 1 2 3, कौन सा कटा है? 3 कटा है, 3 कट गया, इसमें देखो 3 कट गया, इसमें देखो, इन दोनों में है ही नहीं इसमें। अच्छा चलो देखते हैं, पहली बात तो हम आगे, पहला क्या है मैंने सही कर ही दिया है। पहला देखो आप, महात्मा गांधी का विश्वास जितने, तो हो गया ना बी ऑप्शन। चाहे कुछ पढ़ो चाहे ना करो, मैं कह रहा हूं ये जो वर्ड बताता हूं ना बच्चों, जब समाजवाद बोलता हूं तो ध्यान नहीं देते हो, ध्यान भटक जाता है, उसको समझना जरूरी है। जब पूंजीवाद बताता हूं तो उसको समझना जरूरी है, इसीलिए कहता हूं क्लास में ध्यान रखो। एनसीईआरटी में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। सवाल थोड़ा घुमा के ही पूछेगा यूपीएससी, लेकिन नॉलेज बड़ी बेसिक होगी, बड़ी बेसिक। 2026 का पूरा प्रीलिम्स इसी पे काम कर, एकदम बेसिक नॉलेज है साम्यवाद की। कम्युनिस्ट किनको बोलते हैं? कम्युनिस्ट जो मार्क्सवाद को प्रमोट करते हैं, जिनके पीछे मार्क्सवाद की विचारधारा है। और मार्क्सवाद क्या कहता है? जर्मनी का कार्ल मार्क्स था, उसने ये विचारधारा दी थी कि दो वर्ग है, एक अमीर एक गरीब। मैं आसान भाषा में बताता हूं, अमीर और गरीब, हमेशा से सत्ता और संसाधन अमीरों के हाथ में, गरीबों के हाथ में हमेशा से गरीबी है, गुलामी है। गरीब हमेशा से गरीब है, तो अगर गरीबों को अमीर बनना है तो उनको हथियार उठाना होगा। ये मार्क्सवाद है बच्चों। तो कैसे नहीं कम्युनिस्ट सपोर्ट करेंगे, मुझे बताओ आप। ठीक है अभिषेक, हम समझ, समझे मेरी बात? आप इस चीज को समझ के देखो, सिंपल सी विचारधारा है इसके अंदर, और उसके चलते ये सवाल जो है आपके हाथ में एकदम आ जाएगा।
देखो अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, उससे भी पहले जैसे यहाँ पे देखो, ये एलिमिनेशन की हम कुछ चीजें इस तरीके से क्लासेस करेंगे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का जो मास्टर एलिमिनेशन प्लान है मेरा, वो इस तरीके से कुछ हम इसको देखने वाले हैं। यहाँ देखो, पिलर 1 है जिसके अंदर हम कुछ कुछ चीजें क्या कहीं पे देखेंगे एलिमिनेशन वर्ड से गलत हो रहा है सवाल, ये सही हो रहा है, वो एक टेक्निक है, बड़ा मिल जाती है कॉमन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कई जगह ऑल ऑफ द अबव वर्क करता है, कई जगह नहीं भी करता है। जैसे यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि सभी जो है, एक बार जैसे ओनली वाला था स्टेटमेंट, ओनली वाला, नॉर्मली कहते हैं कि ओनली वाला स्टेटमेंट गलत होगा, सिर्फ वाला, लेकिन यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट पूछ लिए थे प्रीलिम्स में, जिसमें ये पूछा था कि ये एशियाई शेर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा सिर्फ भारत में पाया जाता है, और ऐसा ही कुछ एक और स्टेटमेंट था। वो तीनों स्टेटमेंट जो थे ठीक थे, या जो एक सींग वाला गैंडा वो सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता, वो नेपाल में भी पाया जाता है। मतलब एक ही ऑप्शन में, मतलब सवाल में सिर्फ वाले स्टेटमेंट एक सही है एक गलत है, या दो सही है एक गलत। इसका मतलब कई जगह तो ये टेक्नोलॉजी लगेगी, ये टेक्निक लगेगी, कई जगह नहीं लगेगी। हम ये सीखेंगे कहां लगेगी और कहां नहीं लगेगी, है ना। दूसरा, जैसे वर्ल्ड प्ले करता है वो कई बार शब्दों को घुमा देता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कम्युनिस्ट के साथ गेम कर दिया उसने, या जैसे मिनिस्ट्री वाला गेम कर दिया, वो भी आए। ऐसे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सवाल पिछले 10-15 सालों में पूछे गए हैं जिसमें उसने ऐसे ट्रैप किया है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट की तरफ से भी उलझाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक सवाल करवाया कि संविधान में कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं, संविधान में कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं, संविधान में कुछ भी ऐसा नहीं, कोई वायरस ऐसा नहीं, कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट नेगेटिव वाला है, कट जाए, तुरंत आंसर निकल के आएगा। उस तरह से इसके अलावा बहुत सारी और टेक्निक हैं जो हम लोग करने वाले हैं। मैंने पूरा प्लान आप लोगों के लिए रेडी कर रखा है ना, कि कम से कम 20-25 ऐसी टेक्निक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रीलिम्स एग्जाम में, इवन उससे ज्यादा ही, ताकि आप लोगों का मतलब मैक्सिमम सवाल एलिमिनेशन से हो। आप कहोगे कि सर इस बार आप एलिमिनेशन पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? 2 रीजन है उसके। कौन से 2 रीजन? एक रीजन तो बच्चों ये है कि 2026 में एलिमिनेशन लगा बहुत, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पेपर लेंदी आ जाए तो उसको पढ़ के सॉल्व करने में, या मान लो आप ये करके चलो कि अगर हम उसको कंटेंट के बेस पे सोचते रहेंगे तब हमारा बहुत टाइम लग जाएगा सवाल। लेंदी पेपर में कई सवाल एलिमिनेशन से सही होंगे तो वो जल्दी जल्दी फटाफट करके हम लोग पेपर पूरा कर पाए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको कितने सारे सवाल ऐसे दिखाए, उसमें अगर तुरंत पकड़ना आ जाए ना तो वो सवाल 20 सेकंड का भी नहीं, और उसको ना समझ में आए ना तो सर पे हाथ रख के बैठे रहो, 10 मिनट का में भी वो सवाल होगा नहीं, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बैठे रहोगे उसमें कि करूं तो करूं क्या। और अगर वो सवाल समझ में आ जाए ना तो वो सवाल कुछ कुछ सेकंड का है। आरबीआई वाला सवाल देख लो आप, है ना, गांधी जी वाला सवाल देख लो, उससे पहले जितने सवाल मैंने करवाए वो देख लो आप, मिनिस्ट्री वाला सवाल देख लो, एयरपोर्ट वो जो भी बंदरगाह वाला करवाया वो सवाल देख लो। कितने सारे सवाल ऐसे हैं जो तुरंत इस तरीके से डील हो सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड में ही उनको आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। समझ रहे हो इस चीज को? सिंपल सी कहानी। उसके अलावा यहाँ पे देखो, यही यही चीजें इसके अलग तरीके से मास्टरी के तौर पर हम लोग करने वाले हैं। ये सारा एलिमिनेशन वाला ट्रिक्स है बच्चों। एलिमिनेशन किस तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं वो तक प्लान मैंने रेडी कर दिया है। किस किस क्लास में कौन कौन सी एलिमिनेशन की टेक्निक मुझे आप लोगों को सिखानी, वो सारा प्लान यहाँ पर देखने वाला है। अब देखो, ये है हमारा पूरा शेड्यूल जिसको हम लोगों को करना है। आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। मैं एक बात और आपको बता दूं, मैंने पिछले साल ब्राउचर नहीं दिया था। पिछले साल मैंने सिर्फ क्लास में एक फ्लो चार्ट के तौर पे बताया था कि किस सब्जेक्ट में कितनी क्लास होगी। इस बार ब्राउचर है पूरा। यहाँ देखो आप, 10 अगस्त को आज का जो मंडे का दिन है, हम लोग इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे हैं जिसमें हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की, पेपर सॉल्विंग रोड मैप दिखवाया मैंने आपको। क्या ये क्लास सेम टॉपिक पे नहीं है? सेम पे। तो जिस दिन क्लास होगी ना, मैं खुद भी इसको देखूंगा। आप ये मान के चलो कि मैं खुद चेक करूंगा कि आज क्लास है किस चीज। तो आप मान के चलो कि 100% हम इसी प्लान से चलने वाले। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कोई फेस्टिवल मान लो हो किसी डेट पे, उस दिन जरूर हम लोग क्लास एक आध दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ भी इसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
उसके बाद देखो कल जो सेशन होगा आपका, जो अगली क्लास है वेडनेसडे को, उस दिन हम लोग इलिमिनेशन को सेशन 1 को देखने वाले हैं। फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल जो है इलिमिनेशन के, वो थोड़ा देखेंगे, लॉजिक कौन से हैं, इलिमिनेशन को लेकर रूल्स कौन से हैं, वो क्लास एक फर्स्ट क्लास होने वाली है। उसके बाद अगर आप देखो सीधा टेस्टिंग शुरू है। फ्राइडे को एनसीईआरटी का टेस्ट 1 होगा, क्लास 6 से लेकर 8 तक बेसिक टेस्ट। ये बेसिक किताबें होती हैं, जल्दी जल्दी आपकी हो जाएंगी एक ही क्लास में। इसका एकदम पढ़ाता ही नहीं है कोई इनको, मैं तो फिर भी इसका टेस्ट ले रहा हूँ कि 6 से 8 एक ले लेते हैं। उसके बाद देखो 9-10 की हम लोग बेसिक देखें, टेस्ट 2 होगा। फिर 11th का पार्ट 1 है, 11th का जो किताबें ज्यादा रेलिवेंट है बच्चों, उसके लिए टेस्ट की क्लासेस ज्यादा हैं। जिसके अंदर पता है कि हाँ ये तुरंत हो सकता है, तो उसको तुरंत करने का प्रयास किया गया है। फिर यहाँ पे देखो 12th की जो क्लास है उसका पार्ट 1 है, 12th का पार्ट 2 है। ये एनसीईआरटी के टेस्ट 5 और 6 हैं। फिर एलिमिनेशन का सेकंड सेशन होगा स्टेटमेंट मैचिंग और पॉलिटी एलिमिनेशन ट्रिक्स का। फिर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो पॉलिटी की क्यों ना एलिमिनेशन को भी साथ साथ कर लिया जाए। समझे मेरी बात? पॉलिटी में कौन कौन सी एलिमिनेशन की टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से वो लगेंगी, वो सारी हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में 31 अगस्त तक आ जाएंगे, फिर इसका एडवांस टेस्ट होगा। ये देखो टॉपिक वाइज हो गया, फंडामेंटल राइट्स का है, डीपीएसपी का है, फंडामेंटल ड्यूटीज का है। फिर पॉलिटी का एडवांस टेस्ट है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी। आप देख रहे हो वो टॉपिक है एडवांस टेस्ट में जिन पे सवाल पूछता है। जैसे पार्लियामेंट पे सवाल पूछता है तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे इन तीनों को मिला के सवाल पूछता है वो, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और आपका जो है डीपीएसपी के साथ साथ फंडामेंटल, ये आपका फंडामेंटल राइट्स। ये 3 पिलर है यूपीएससी में जिन पे सवाल आते ही आते हैं। तो इन तीनों को मैंने एक एडवांस टेस्ट में रख दिया है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी, ये वो टॉपिक है जिन पे सवाल आते ही आते हैं 100%। पार्लियामेंट में 3-4 सवाल आपको प्रीलिम्स में दिखेंगे ही दिखेंगे, तो हमने उसको एडवांस टेस्ट 2 में रख दिया है। फिर उसके बाद में एडवांस टेस्ट 3 भी है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, कमीशन है, बॉडीज है, अमेंडमेंट। इस तरीके से बच्चों प्लान जो है आपका चलेगा। फिर 7 सितंबर के आसपास आप देखोगे तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी टेस्ट 1 होगा, 6th एंड 7th का एनसीईआरटी टेस्ट 2 है, 8th और 9th का, 10th का, 11th की फिजिकल के 2 टेस्ट हैं, 11th की जो इंडिया की बुक है इसके 2 टेस्ट हैं, 12th क्लास की ज्योग्राफी के 2 टेस्ट हैं। फिर उसके बाद में यहाँ देखो मैप बेस्ड एलिमिनेशन का आपका तीसरा सेशन होगा, जो एलिमिनेशन के पार्ट है उससे होगा। वहां पे ज्योग्राफी की मैपिंग देखें, ज्योग्राफी में मैपिंग में कहां से, इस बार आप लोगों ने देखा होगा जो डिलाइट आईएएस ने आपको मैपिंग की फाइल दी थी, उसमें सारे मैपिंग के क्वेश्चन आए थे। अब इस बात से तो आप नहीं पीछे हटोगे ना, किस तरह, सही बात, सारे के सारे सवाल मैप के जो है उसी पीडीएफ से आए थे, जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिया। इस बार और भी खूबसूरत जो है पीडीएफ आपको उसको लेकर मिलने वाला है। लेकिन मैं उससे पहले आपको मैप बेस्ड एलिमिनेशन सिखाऊंगा और ज्योग्राफी में किस तरीके से आपको जो है ट्रिक्स का यूज करना है, एलिमिनेशन का यूज करना है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद टेस्ट 1 है एडवांस का फिजिकल। अच्छा, इन तीनों को बांट दिया है। पहला एडवांस टेस्ट फिजिकल ज्योग्राफी का और क्लाइमेटोलॉजी का होगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट जो है इंडियन ज्योग्राफी का है, रिसोर्स की मैपिंग का है। तीसरा जो है वर्ल्ड मैपिंग का है, लोकेशंस का है, या कंटेम्परेरी ज्योग्राफी जो होती है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं पे ज्योग्राफी को लेकर भी पूरा प्लान है, और पॉलिटी के तुरंत बाद ज्योग्राफी शुरू हो, ताकि ये 2 सब्जेक्ट आपके हाथ में जो है सितंबर और अक्टूबर के स्टार्टिंग तक ही हो जाएं। तीसरा फिर उसके बाद आपका जो है 7 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री, इसका टेस्ट 1। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितना खूबसूरत तरीके से मैंने इसका प्लान बनाया है। 6th क्लास में भी प्राचीन भारत है और 11th की ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें भी प्राचीन भारत है, तो इन दोनों को मिला के टेस्ट 1 करेंगे। फिर उसके बाद सेम यही 11th की जो एनसीईआरटी है उसका 2, क्योंकि ये बड़ी किताब है, इसका सेकंड टेस्ट होगा, समझे। फिर मेडिवल हिस्ट्री का टेस्ट 1 क्लास 7th ले लेंगे, और 11th का जो पार्ट 2 है आपका सतीश चंद्र वाली ओल्ड एनसीईआरटी, वो आपका इसके साथ चलेगा। फिर मेडिवल हिस्ट्री का ही अलग से सेकंड टेस्ट ओल्ड एनसीईआरटी का पूरा हो जाएगा पार्ट 2 का। फिर ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट 1 होगा, इसमें क्लास 8 भी ले लेंगे न्यू एनसीईआरटी का, और क्लास 12th का जो ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट 1 ले लेंगे। उसी तरीके से फिर मॉडर्न हिस्ट्री का ओल्ड एनसीईआरटी का सेकंड टेस्ट लेंगे। आप देखो तो सही प्लान किस तरीके से मैंने किया हुआ है। फिर उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर क्योंकि इस बार यूपीएससी ने सवाल पूछे, तो इसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर का अलग से टेस्ट लेंगे। क्लास 11th की जो एक एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर की, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। इसके 2 टेस्ट लेने वाला हूं मैं आपको, तो कल्चर भी पूरा एनसीईआरटी को लेने वाले हैं। उसके बाद फिर एलिमिनेशन सेशन होगा, जिसमें हम लोग थोड़ा सा क्रोनोलॉजी वाला देखेंगे हिस्ट्री में, कि किस तरह की टेक्निक्स लगती हैं हिस्ट्री में, क्रोनोलॉजी के बेस पर किस तरह के सवाल यूपीएससी जो है आप एलिमिनेशन के माध्यम से सही कर सकते हो प्रीलिम्स में, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद हिस्ट्री का एडवांस टेस्ट है, तो इसमें एंशिएंट और मिडिवल है। फिर उसके बाद में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का एडवांस टेस्ट है,
फिर उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री को मिला के जो है हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। तो इस तरह का प्लान है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, आगे देखो आप, ठीक है, नवंबर तक आते आके आपकी इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। 4 नवंबर को इकोनॉमी का पहला टेस्ट है, 9th और 10th की एनसीईआरटी। फिर से वही बात, इकोनॉमी की 9th और 10th की एनसीईआरटी कोई नहीं देखता है, कोई पढ़ता भी नहीं है और ना कोई पढ़ाता है। हम लोग उसके साथ ही टेस्ट करने वाले हैं, है ना। 4 नवंबर को ये टेस्ट होगा। फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 1 का टेस्ट होगा, फिर उसका पार्ट 2 का टेस्ट है। फिर क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके भी 2 टेस्ट मैंने रखे हैं, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बार यूपीएससी ज्यादा पूछ रहा है, जैसे वर्किंग कैपिटल वाली चीजें हैं, है ना, और भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो वो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये सब टर्म्स यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद फिर इकोनॉमी का एलिमिनेशन जो है आपका सेशन होने वाला है। फिर इकोनॉमी के एडवांस टेस्ट में पहले लेंगे बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर लेंगे बजट, स्कीम और टैक्सेशन और एग्रीकल्चर। तीसरा टेस्ट है एक्सटर्नल सेक्टर का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का और ग्लोबल ट्रेड का। अब मुझे बताओ, इस तरह की टेस्टिंग करने के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैसे आपसे बाहर हो जाएगा, आपकी पकड़ से कैसे बाहर होगा, जब आप पैरेलल एलिमिनेशन भी कर रहे हो, एलिमिनेशन भी सीख रहे हो। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट के टेस्ट हैं, ये देखो अलग से एनसीईआरटी का टेस्ट इन्वायरमेंट का भी रखा हुआ है। बायोलॉजी की क्लास 12 का लास्ट 4 चैप्टर बेसिक इकोलॉजी देखेंगे, फिर उसके बाद में इकोसिस्टम, फूड वेब, बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज वाला नेशनल पार्क्स को कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से निकाल सकते हैं, उसमें हमारा तब तक हम 6th एलिमिनेशन सेशन देख चुके होंगे। अब मैं इसीलिए साथ साथ करवा रहा हूँ आपको, ये सेशन पैरेलल रखे हुए हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि सर लास्ट आते आते ना टेस्ट में उलझ जाते हैं तो एलिमिनेशन की क्लासेस रह जाती हैं। इस बार मैंने पहले ही रख रखा है, एलिमिनेशन की चीजें साथ ही चलती रहेंगी, मतलब नवंबर तक आते आते आपके 6-7 एलिमिनेशन के सेशन हो जाएंगे। फिर यहाँ देखो दिसंबर में शुरू हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट के एडवांस 2-3 टेस्ट होंगे इन्वायरमेंट के, ये भी इसी तरह से नेशनल पार्क, सेंचुरी, स्पीशीज को एक में, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को एक में, इस तरह से आपका रहेगा। उसके बाद में साइंस के टेस्ट है, क्लास 9-10 की कोर साइंस भी देखेंगे इस बार, ठीक है ना। साइंस की कुछ चीजें जैसे बायोलॉजी को लेकर यूपीएससी 1-2 सवाल पूछ लेता है, वो भी करेंगे। फिर उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांस टेस्ट, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, एआई, इंजीनियरिंग टेस्ट हो जाएगा। फिर एलिमिनेशन जो है सेशन रहेगा साइंस टेक को लेकर, आपको पता है साइंस टेक में भी एलिमिनेशन बहुत काम करता है ना, बड़े सवाल उसके साइंस के ऐसे ही सही हो जाते हैं, आप लोगों ने इस बार भी किए होंगे। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आईआर की भी टेस्टिंग रख रखी है, यहाँ देखो, क्योंकि मुझे पता है ना कि आईआर से भी सवाल पूछ रहा है, 7-8 सवाल जो है आईआर के आ रहे हैं। तो कई लोग आईआर का टेस्ट नहीं रखते हैं, वो कहते हैं आईआर तो खुद से कर लो, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए आईआर के भी टेस्ट रख रखे हैं। और यहाँ पे एलिमिनेशन सेशन लगेगा 8 जो है 8वां आपका इंटरनेशनल बॉडीज को किस तरीके से एलिमिनेट करना है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर भी देखने के लिए देखें। सर जो हम टेस्ट सब्जेक्ट देते जाएंगे तो वो क्या आने वाले रिवीजन की क्लासेस हम रखते रहेंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो रिवीजन की एक ऐसी क्लास रख दिया करेंगे ताकि आप लोग साथ में फिर से उसको रिवाइज कर सको, वो कोई नहीं पैरेलल, वो तो रखेंगे रखेंगे। फिर पीआईबी और करंट अफेयर की टेस्टिंग का देखो अलग से जोन है, जनवरी और फरवरी में यहाँ पे आपकी पीआईबी और करंट अफेयर की टेस्टिंग होगी। तो सब्जेक्ट की टेस्टिंग तो है, पीआईबी और करंट की टेस्टिंग है। और लास्ट में यहाँ पे देखोगे ना बच्चों, जब लास्ट फेस आएगा तब फुल लेंथ टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। 10-15 टेस्ट आपके फुल लेंथ भर भर के लेने वाला हूं, ताकि इस बार आप जो है ना केवल एलिमिनेशन सीखें, बल्कि जो लेंदी टेस्ट हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है विद इन टाइम पीरियड में, उसको करके करना सीखना होगा। और साथ में उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो फुल लेंथ टेस्ट हैं ये आपके एप्लीकेशन पर हों, विद इन टाइम पीरियड में 2 घंटे में टेस्ट बंद हो जाएगा, तो वहां पे आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको इस बार एप्लीकेशन पे भी मिलने वाला है। इलाइट आईएएस पे टेस्ट सीरीज अलग से शुरू होगी, वो उन बच्चों के लिए है, लेकिन प्रीलिम्स प्रहार बैच के लिए जो टेस्टिंग रहेगी उसमें सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट, जो पूरे टेस्ट हैं वो मैं टाइमिंग में परफॉर्मेंस चाहता हूं आपकी, लेकिन उसका डिस्कशन हम लोग क्लास में करने वाले हैं। आप अटेम्प्ट करोगे एप्लीकेशन पे और उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग क्लास के अंदर ही, सारा टेस्ट मिला के, या फिर मैं आपको पीडीएफ दूंगा पहले टेस्ट की, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसके बाद पूरा डिस्कशन जो है हम लोग क्लास में करने वाले हैं कि कहाँ पे आप फंसे, कहाँ पे आप ट्रैप हुए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ज्यादा नहीं, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मैं आपने मेरे साथ कर लिए ना, तब भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। फुल लेंथ टेस्ट करने का ये तरीका, ये सारी टेक्निक्स आपको वहां पे दिखने वाली है। तो अभी तक जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, आपको कैसा लग रहा है कि प्रीलिम्स प्रहार बैच किस तरह का बैच होने वाला है? क्या लगता है आप, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? पिछले 10 बजे से लेकर हम लोग 11:30 बजे तक आ चुके हैं
तो आपको क्या लगता है कि आज का इंट्रोडक्शन का सेशन आपके लिए किस तरीके का है? क्या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है? क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो? आपको लगता है कि आप इतनी सारी टेस्टिंग के लिए रेडी हो? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप बीच के अंदर कमजोर पड़ जाएंगे, आपको लगे कि सर जो है फोकस टूट जाएगा। बनना चाहते हो आईएएस के नहीं बनना चाहते? अगर नहीं बनना चाहते तो अभी बता देना मेरे को, बताओ। क्या लग रहा है? ये शेड्यूल ऑलरेडी आपको भेजा जा चुका है प्रीलिम्स ब्राउचर को लेकर, जो मैंने फाइल भेजी थी अंतिम प्रहार प्रीलिम प्रहार को लेकर। उस फाइल को आपको अपने पास रखना है हमेशा, हो सके तो उसका प्रिंट निकलवा लो, ठीक है ना। वो फाइल आपको भेज रखी है, आप कहोगे तो दोबारा इस फाइल को भी भेज देंगे। अगर आज की जो पीडीएफ आपको चाहिए, जो क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, ये पीडीएफ फाइल भी मैं आज ग्रुप बनाने वाला हूं, है ना। व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप रहेगा, वहां पे आपको जो है ये फाइल देखने को मिल जाएगी। इसको भी भेज दूंगा, दोबारा से ब्राउचर भेज दूंगा ताकि आपके आसपास रहे। उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसको जिस स्टडी टेबल पे आप पढ़ते हो वहां पे लगा लेना, ताकि आपको याद रहे। क्लास होती जाए तो टिक करते जाओ, टेस्टिंग होती जाए तो टिक करते जाओ, तो आपको पता लगता जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपकी हो गई हैं, कौन कौन सी चीजें आपकी रह गई। यशिका कह रही है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो जाएगा। जसविंदर भी यही कह रही है और शबिया कह रही है कि सर फुल कॉन्फिडेंस है। चलिए शाबिया, बहुत अच्छी बात है, पहली क्लास से आप इतना फोकस तरीके से हो, है ना। बाकी बच्चे भी सब जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लगा। कन्हैया कह रहे हैं कि सर शेड्यूल काफ़ी अच्छा है। और कन्हैया बस अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि शेड्यूल को आप लोगों को फॉलो करना है, समझे मेरी बात। कुछ नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी एनसीईआरटी, सिर्फ पढ़ना है बच्चे से और टेस्ट देना है। पढ़ना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, सारा सिलेबस। और फिर परफॉर्मेंस आप लोगों की इसमें देखने को मिलेगी कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। प्लान बी को लेकर चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इस ग्रुप में स्पेसिफिकली मैं भेजने वाला हूँ। इस ग्रुप के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये ग्रुप प्राथमिकता है मेरी यूपीएससी 2027 में हर हाल में सिलेक्शन को लेकर। यहां से तो देखो कभी भी कमी नहीं रही, इस मंच ने अपना हमेशा 100% देने की कोशिश की, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो। कमी इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों की तरफ से, क्योंकि फोकस 100% अभी भी किसी का मुझे नहीं दिखा है। ये बात मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी जानते हैं। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसा पड़ा है ना। किसी को शादी अभी करनी है, किसी को मतलब किसी के कोई पुराना कोई ब्रेकअप हो चुका है, कोई किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ गया, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ गई, तो वो अपने चक्करों में फंसे पड़े हैं कि नहीं भाई उस चीज से, उस जोन से निकल ही नहीं पा रहे, है ना। उनको लग रहा है कि भाई हम अकेले क्यों हैं, हमारे साथ कोई है क्यों नहीं दुख बांटने के लिए। तो ये इन चक्करों के चलते वो अपना बड़ी चीज को गवा रहे हैं। मैंने हजारों दफा एक बात कही है कि करियर होगा ना, करियर तो सब कुछ ही होगा। अगर करियर नहीं है ना आपके पास, तो आप कुछ भी नहीं है आपके हाथ। और ये जिसके लिए आप करियर को छोड़ रहे हो ना, एक दिन वही आपसे सवाल करेगा कि तुम्हारे पल्ले क्या है। तुम आईएएस बनने की बातें तो करते रहे हो, करती रही हो या करते रहे हो, पर तुम बने नहीं। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? कुछ नहीं है, टाइम जा रहा है, तुम बने नहीं। तो इसलिए अगर चाहते हो कि वो ताने आपको ना सुनने पड़े, अगर चाहते हो आपके माता पिता जो कई बार बातें बोलते हैं सक्सेस को लेकर वो ना सुनना पड़े, अगर रिलेटिव्स की नजरों में नजरें मिला के खड़े होना चाहते हो, तो 1 साल, अच्छे साल तो बचा ही नहीं बच्चों, 8-10 महीने का समय बचा है। आप सोचो 6 महीने की टेस्टिंग है पूरी अच्छे से, तो उसके बाद तो करंट अफेयर और फुल एंड टेस्ट हो जाएंगे। तो देख के देखो, अगर आप 6-8 महीने फोकस कर लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बट फोकस की बात मैं बार बार इस क्लास में एक ही चीज कह रहा हूं। लोग सवाल जरूर कर सकते हैं कि सर बैच शुरू हुआ था प्रीलिम्स प्रहार से पहले भी, क्यों फोकस की कमी? आप उन बच्चों के दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या वो 100% फोकस्ड हैं क्या? सोशल मीडिया में इतने डाइवर्ट हैं, मैंने बताया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर। अगर प्रीलिम से 1 महीने पहले आप इस पे बात कर रहे हो कि मेरा मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा गर्लफ्रेंड, उसको लेकर मेरे घर में बवाल है, इश्यूज हैं, चीजें खराब हैं, तो आप आइडिया लगा लो कि आप कहाँ फंसे पड़े हो, आपके लिए प्रायोरिटी कौन है। अगर आप इसमें फंसे पड़े हो कि सर मुझे मेरा ब्रेकअप हो चुका है, वो मेरे को छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया 2 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल में अभी तक उसी जोन में हूँ, अभी भी एक सैड सॉन्ग सुनता हूँ तो मेरा ध्यान उधर ही चला जाता है, तो मुझे बताओ कौन आईएएस बना देगा? किसी को किसी का मतलब आप मान के चलो कोई किसी जानवर से अटैचमेंट है, उसको कुछ हो गया, उसके चलते उसकी पढ़ाई डाइवर्ट हो गई है, तो मुझे बताओ कौन आईएएस बना देगा? मैं क्या, कोई भगवान नहीं बना सकता आपको आईएएस, तो मैं क्या बना दूं?
जब तक आपकी प्रायोरिटी यूपीएससी नहीं है, जब तक आपकी प्रायोरिटी आईएएस नहीं है, मैं कैसे बना दूं आपको? मैं तो पढ़ा सकता हूं, बार बार बोल सकता हूं कि फोकस करो फोकस करो। जितनी सारी मोटिवेशनल रील भी डालता हूं वो इसीलिए डलती हैं चैनल पे कि आप किसी बच्चे के अंदर तो जागे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे 100% फोकस करना है। मैं कह रहा हूं आप लाओ, किसी का भी नाम लो आप क्लास में, डाइवर्जन अगर नहीं होगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना तक कॉन्फिडेंस है मुझे। डाइवर्जन जिस दिन छोड़ दिया ना, जिस दिन छोड़ दिया जीवन में डाइवर्जन, उस दिन सक्सेस 100%। वो कहते हैं ना 3 इडियट में झक मारती हुई सक्सेस पीछे आए। आपको सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ी, आप पहले एक्सीलेंस के पीछे भागो। आप क्या करते हो, मैंने सर ने बोला एनसीईआरटी का, खुद कभी पढ़े नहीं। सर ने बोला रिवीजन का, रिवीजन किया ही नहीं। सर ने बोला टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग की नहीं। खुद को पहले ही महान मान लिए कि भैया हम तो हर चीज के लिए रेडी हैं, हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। मत पढ़ो फिर। अगर नहीं पढ़ोगे, सर की गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे, तो कोई नहीं बना सकता भैया आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज भी मैंने बच्चों को, कल जिन बच्चों ने इसमें जो है इनरोल करवाया है ना, पिछले एक वीक में सब लोग लगे थे, तो उन सभी बच्चों को बार बार मैंने एक ही बात कही है कि मुझे सिर्फ फीस से मतलब नहीं है, अगर पढ़ सको तभी आना, नहीं तो फिर मत ही आओ। 2 ही बच्चे हों बैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो 2 ऐसे हों जो 100% फोकस करके अगले साल रिजल्ट ला। 5 ही बच्चे हों लेकिन ऐसे हों जो जिनके लिए सिर्फ बनना मैटर करता हो। ये नहीं कि बस वो आ गए बैच में और फिर जो है करें कुछ ना और अगले साल फिर कहें सिलेक्शन नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ। ये नहीं चाहिए। 100% फोकस करने वाले कि सर जो प्लान आपने दिया है, इस प्लान के लिए मर मिट जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, रात को नींद हो पूरी चाहे ना हो, इसको पूरा करेंगे। घर वालों से चीजें अच्छी रहें ना रहें, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा करेंगे। अगर ये मुझे बताओ इसके बाद रहेगा क्या? टीचर तो अपना बेस्ट ही दे सकता ना। पिछले बैच में भी इतना लास्ट तक मैं आप लोगों के साथ लगा रहा, लेकिन आपके फोकस के लिए मैं क्या करूं, आपकी इस डाइवर्जन के लिए मैं क्या करूं, वो तो आपको ही हटाना पड़ेगा ना। अगर आप सोशल मीडिया को बंद ही नहीं कर रहे हैं प्रीलिम्स से 23 एक दिन पहले तक, तो फिर कौन बना देगा आपको आईएएस? बताओ। समझे? तो इस चीज के लिए मेरा आज भी इस बैच में एक ही डिमांड है, एक ही रिक्वायरमेंट है। कंटेंट मेरा है, टेक्निक्स मेरी है, सारा एक्सपीरियंस झोंक दूंगा इस बैच के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फोकस आपका रहना चाहिए, मेहनत आपकी रहनी चाहिए, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, वो आप रखो। बाकी मेरी जिम्मेदारी है। ना हो तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आज यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, डाउनलोड करके रख लेना और कहना कि सर आपने कहा था हुआ नहीं, मैंने अपना 100% दिया। ये बात जरूर होनी चाहिए। ये जरूर लिखना कि मैंने 100% दिया। फिर मैं आपके उसी स्टेट जो आप मैसेज भेजोगे ना, जो रिव्यू भेजोगे, उसी को शेयर करूंगा हर जगह कि हाँ सही बात है, इस बच्चे ने 100% फोकस किया, मेरी वजह से नहीं। फिर मैं कहूंगा ये बात। अगर मैं पॉजिटिव रिव्यूज को डाल सकता हूं ना, तो मैं नेगेटिव रिव्यू मैं डालूंगा। बस एक बार 100% फोकस करके मेरी बातों को इंप्लीमेंट कर दो ग्राउंड लेवल, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बनने से नहीं रोक सकती। ठीक है? तो आज के सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। कल हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा वेडनेसडे को, उस दिन क्लास जो है हम लोग, ठीक है, उस दिन हम लोग जो है हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, मतलब इलिमिनेशन को लेकर पहली क्लास होगी। क्लास सेकंड होगी क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। इलिमिनेशन को लेकर पहली क्लास में आपको बेसिक बताने वाला हूं, कैसे कैसे कौन कौन सी इलिमिनेशन की टेक्निक्स पे हम काम करेंगे। उसके बाद आपका बच्चों एनसीईआरटी का टेस्ट है, तो आप लोग काम करना शुरू कर दो अब, है ना। आज से आपका टारगेट शुरू हो जाना चाहिए। क्या? 6 से लेकर 8th क्लास की बेसिक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं 6 से 8, उसको फटाफट आपको फ्राइडे तक कंप्लीट करना है। फ्राइडे सुबह 10 बजे का आपका पहला टेस्ट होगा इन तीनों क्लास के बीच में से, 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक। इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी के, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आंसर करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल में क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ आप फंसे। जो सही होगा उसके लिए आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा मेरी तरफ से, और जो गलत होगा उसको लेकर मैं आपको समझाऊंगा, उसी क्लास में समझाऊंगा। आगे नहीं चलेंगे हम ये नहीं कहेंगे गलत हो गया, ठीक है भाई ये आपका स्कोर है, अब अगली क्लास में देखते हैं। मैं आपको उसी टाइम पे बताता रहूंगा कि भाई आप कहाँ फंस रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, आप पढ़ा आपने, फिर आपसे ये सवाल गलत क्यों हुआ। ठीक है? वो साथ साथ ही हम डिस्कस करते हुए चलते रहेंगे, ताकि आपकी कमियां आपको तुरंत तुरंत पता लगती रहें। फिर अगला क्लास जो आपका होगा, जैसे मंडे, अब इसमें काफी सारा टाइम है ना, जिसका अगले कल या परसों तक ये हो जाए तो तुरंत वो एनसीईआरटी 9th और 10th को शुरू कर दे। ठीक है? 9th और 10th को शुरू कर दे, क्योंकि इस मंडे तक आपके पास 1 वीक का टाइम है। मंडे है आज, नेक्स्ट मंडे को आपका 9th और 10th की पॉलिटी की एनसीईआरटी का टेस्ट होना है। तो जो इस तरीके से लगे, फिर आपका 11th की, क्योंकि एनसीईआरटी बड़ी है, उसको हमने 2 पार्ट में रखा है।
तो उसके आधे चैप्टर आपके टेस्ट होंगे टेस्ट 3 में, उसके अगले जो हाफ चैप्टर होंगे वो होंगे आपके टेस्ट 4 में। तो आप अपनी तरफ से अब तैयारी आज शुरू कर देना। पॉलिटी के होने के तुरंत बाद हम लोग ज्योग्राफी को शुरू करने वाले हैं, तो क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत वाइड है और इसमें 6 से लेकर एनसीईआरटी का काम रोल होता है। यहाँ देखो 6 7th को लिया है, फिर 8 9th को लिया है, फिर 10th को लिया है। तो हम ज्योग्राफी को लेकर थोड़ा और अच्छे से काम करने वाले हैं, क्योंकि सवाल भी यूपीएससी ने ज्योग्राफी के बढ़ा दिए और इसलिए मैंने उसको टाइम से रख दिया है। ये ना कि लास्ट तक ज्योग्राफी हो या एनवायरमेंट हो तब तक लेट हो जाता है, तो ज्योग्राफी पहले, उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री रखा है। इकोनॉमी को लेके आएंगे हम लास्ट में, क्योंकि इकोनॉमी के लिए आप लोग काफी हद तक रेडी हो, है ना। लेकिन इकोनॉमी की इलिमिनेशन मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कहाँ फंसते हो उसमें। उसमें सवाल में होता नहीं है कुछ भी, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रैप हो जाते हैं बच्चे। इस बार मेरी गारंटी है, मैं आपको ट्रैप होने नहीं दूंगा। मतलब आप मान के चलो, कोई एक आध सवाल की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रैप वाले होंगे ना, उनको आप ऐसे सही करोगे कि दुनिया लोग देखते रह जाएंगे। आप खुद भागते हुए आके कहोगे सर मैंने इलिमिनेशन लगा दिया सर, हो गया सर, 30 सवाल सर एलिमिनेशन से सही मारे हैं। ये चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उससे उसके बाद अगर 20-25 सवाल भी नॉलेज से सही कर दिए ना, तो दुनिया की कोई ताकत प्रीलिम्स नहीं रोक सकती। ठीक है ना। तो पर मैं आपको ले जाऊंगा 100 तक। 100 के 100 सवाल भी अगर एलिमिनेशन से करना हो तो उसको कैसे करेंगे, कैसे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए करना है, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस बैच में सिखाने वाला हूं। आज की क्लास से आपको कुछ हद तक तो एग्जांपल्स मिल ही गए होंगे कि कुछ भी नहीं होता है पेपर में, बस बात बड़ी होती है, दर्शन छोटे होते हैं। इसको मान लो, है ना, होता कुछ नहीं। एकदम राई का पहाड़ बना देते हैं, ये कहते हैं कि पेपर में ये आया वो आया। लेकिन अगर किसी अच्छे टीचर से, एक एक्सपीरियंस टीचर से आप पूरा सिलेबस करोगे, उससे सीखोगे पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या मेंस इंटरव्यू में भी कोई रोक सकता है। एक बार इसको करो, साथ साथ मेंस की चीजें भी मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सब लोग जो है थैंक यू बोल रहे हैं। और कल से जो नेक्स्ट क्लास है तब से रेगुलर रहना है सभी बच्चों को। ये ना हो बच्चे, किसी बच्चे का 5 मिनट भी वेट करना पड़े, ये पहली रिक्वायरमेंट है इस चीज को लेकर। 10 बजे का मतलब 9:55 पे तुम लोग मुझे क्लास में चाहिए। मतलब क्लास शायद 10 बजे शुरू होगी, लेकिन तुम लोग 9:55 पे चाहिए। किसी एक बच्चे का वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग तुरंत शुरू हो जाएगी। फिर अगर कोई 5 मिनट लेट ज्वाइन करेगा, 10 मिनट लेट ज्वाइन करेगा, तो उसके सवाल छूटेंगे। तो बस इतना है, ज्यादा कुछ अगर नहीं कर सकते, क्योंकि और कोई क्लास नहीं है इस बार ज्यादा। 10 से 12 की ये क्लास आप लोग अच्छे से करते रहो, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।